गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाई फाई लोगे? पहले पहले तो मेरी तरफ से हाई फाई भी लो, और एक पूरे इंडिया में जितनी फैमिली के बच्चे हैं, एक तरफ से जप्पी भी डाल लो यार। आज हमारी पहली क्लास है। ये क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा कह रहा है आज मेरी पहली क्लास है, आज मेरी पहली क्लास है। इधर देखो ध्यान से नालायक बच्चों, यहाँ पे कोई मंदिर में नहीं आ पाए। एक बच्चा तो नारियल लेके बैठा है। नारियल लेके क्यों बैठे हो? क्या फोड़ोगे इसको? क्यों? पहली क्लास है नालायक। इधर देखो ध्यान से, मंदिर में आए हो क्या? बच्चा कह रहा है नारियल फोड़ूंगा, मेरी पहली क्लास है। मत खराब करो नारियल। पानी पी लेना, उसके अंदर से जो पानी निकलेगा पहले। चलो इधर देखो ध्यान से। बच्चा कह रहा है इतना टाइम लगा दिया सर आपने आने में। मैंने टाइम नहीं लगाया, मैंने तो 7th को कहा था कि पहली क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। और अब टेंशन मतलब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आएंगी। आपने डेली अब क्लासेस देखनी है, आपने एक शेड्यूल बनाना है। देखो शाम को 7 बजे तक क्लास आ जाएगी, और शाम को पहले मैं सुबह क्लास देता था, अब मैं रिकॉर्डिंग तो अपनी सुबह ही करूंगा, बट क्लास आपकी शाम तक आ जाएगी। ठीक है जी। रीजन बिंग शाम को मैं क्यों अपलोड करवा रहा हूं, क्योंकि सर कई बार रात को ना सोने का टाइम होता है, और आप में से बहुत सारे नालायक बच्चे ऐसे हैं जो आजकल उनको बीमारी पड़ चुकी है बिग बॉस की या आईपीएल की। मैं ये चाहता हूं उस बीमारी को छोड़ने का बस एक तरीका है, अपना टाइम टेबल बना लो कि शाम को 2 से 2.5 घंटे मुझे टेक्स्ट की क्लास देखनी है। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, जितना इंटरेस्ट आपको बिग बॉस या आईपीएल के अंदर नहीं आएगा, उतना इंटरेस्ट मैं आपको टेक्स्ट में दिलवा दूंगा। आपका ये लगा ले, एक हफ्ते के बाद ना आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आईपीएल कुछ चल भी रहा है या बिग बॉस कुछ चल भी रहा है। आपको ये लगेगा बस मेरे तो बस टैक्स से प्यार हो गया सर, मेरे तो एक ही क्लास चल रही है टैक्स की, और मैं डेली शाम को 2 से 2.5 घंटे देखता हूं। मैंने वो सारी बीमारी छोड़ दी, मैंने इस बीमारी को पकड़ लिया, इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। और इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, अगर आपने इसको दिल से लगा लिया ना, आने वाले टाइम में सीएस बनने के बाद भी आपको मैं दिखा दूंगा इतना पैसा आपका टैक्स में। अगर आप टैक्स की लाइन चूज करते हो, ये मत सोचना कि मेरे बच्चों की लाइन सिर्फ लो की है। ये कहने की बातें सर, सीएस की लाइन सिर्फ लो की है। और बड़ी बड़ी बिग फोर सीए फॉर्म में, बड़ी बड़ी बिग फोर सीए फॉर्म में सीएस भी काम करते हैं टैक्सेशन के अंदर। और बड़ी बड़ी कंपनीज में सीएस भी काम करते हैं टैक्सेशन के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपको टैक्स की नॉलेज कितनी है। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, मैंने स्टार्टिंग से ही सीएस के बच्चों को दिल से प्यार किया है, और इतनी गारंटी दे रहा हूं जिस दिन मेरा बैच खत्म होगा ना, आपने एक काम करना, अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराना है। आपका अगर अंदर से टैक्स नहीं निकला, फिर आप मुझे बोल देना। एक बच्चा कहता है अगर ब्लड टेस्ट कराए अंदर से हमारा कोई बुखार बुखार निकल गया, कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर बुखार भी होगा तो भी टैक्स निकलेगा, अगर कोरोना बोरोना भी घुस गया होगा तो भी टैक्स निकलेगा। जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसमें सिर्फ टैक्स ही दिखेगा, इतनी मेरी गारंटी आपको है। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर, मजा आएगा पढ़ने में, जबरदस्त मजा आएगा, आप टेंशन मत लो सर। आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, एक अलग ही दुनिया टैक्स की स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी दुनिया जिसके बारे में मेरी पूरी फैमिली के बच्चों ने सिर्फ सुना था, अब मैं वो दुनिया दिखाऊंगा। जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो दुनिया ऐसी होगी, उससे कई जबरदस्त, कई इंटरेस्टिंग दुनिया आपको मैं बना के दिखा दूंगा कि देखो ये टैक्स की दुनिया है। जो आप सुनते थे ना टैक्स के बारे में, वो सारी बातें ये हैं। तो आज से एक बार मेरे साथ कमिटमेंट कर लो, जितने बच्चे मेरी ईईटी क्लियर करके आए हैं, क्योंकि अब तो आपका एग्जीक्यूटिव है और वो जून 21 में है, मे भी कई बच्चे दिसंबर 21 में देंगे। सब एक बार मेरे साथ कमिटमेंट करेंगे कि सर इस बैच में जितनी क्लासेस होंगी, क्योंकि सारी नई क्लासेस होंगी, लेटेस्ट क्लास होंगी, लेटेस्ट बैच चलेगा, डेली की बात हम डेली करेंगे। आपने बस एक कमिटमेंट करनी है कि आप सिंगल क्लास भी मिस नहीं करोगे। आप डेली एक ही क्लास देखोगे, दो दो क्लास मत देखना, क्योंकि आपके एग्जाम जून में है। दो क्लास देख के फायदा कुछ भी नहीं है। मैं एक ही क्लास अपलोड करूंगा और आपको देखनी भी एक ही पड़ेगी। ठीक है जी। आपने डेली क्लास देखनी है, क्लास की रिवीजन साथ साथ करनी है। और इस बार एक नई चीज मैं करूंगा, जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। लास्ट बैच के अंदर मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने टेस्ट लिए थे, बट मैंने टेस्ट चैप्टर वाइज नहीं लिए थे। इस बैच के अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप मुझे उसके आंसर बताओगे, फिर चेक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इस बेस पे हम टारगेट लेके चल देंगे जून 21 में। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हो जो 90+ वाले बच्चे हो, और मैं कहता हूं भगवान ऐसा भी करे कुछ बच्चे 100 में से 100 नंबर भी लेके आए, जो मैं पूरी मेहनत करूंगा, उम्मीद करूंगा आपके 100 में 100 नंबर भी आएंगे, और एमसीक्यू सेशन आ सकते हैं। बट हाँ, सिलेबस बहुत लेंदी है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। वो आपका ईईटी वाला नहीं है, सिलेबस छोटा सा है। गोले भरने हैं, गोले यहां भी भरने हैं, बट यहां के गोले भरने और वहां के गोले भरने में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ आपका 900 से ऊपर पेज का मॉड्यूल है। मेरी बुक कम से कम 1000 पेज से ऊपर की होगी, ये बात ध्यान देना। तो वो सारी की सारी बुक माइंड में रिटेन करना, उसके बेस पे आंसर देना, ये कोई सिंपल टास्क तो नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। बट टेंशन मत लो, आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। आपने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, आपने अगर मेरी क्लास ली है, आप टैक्स की टेंशन छोड़ दो, बाकी पेपर की टेंशन लो। टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आज से टैक्स की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का जिम्मेदार मैं हूं, उसको मुझे सोल्व करना है, बस ये बात ध्यान देना।
बच्चा कह रहा है सर चलो आपने हमारी टेंशन तो ये वाली खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी सर, बिल्कुल खत्म कर दी, इसकी टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है चलो, अब ज्यादा बातें नहीं करते। आज हमने इतनी सारी बातें इसलिए कर ली क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, आज हमारी पहली मुलाकात है, आज हमारी दोस्ती होगी, धीरे धीरे आपका मेरे साथ प्यार होगा, मैं भी आपसे प्यार करूंगा, फिर हम टेक्स्ट से प्यार करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा पता है? इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जब आएंगे ना, वो हमारा रिजल्ट आएगा। स्टार्ट करें फिर खेलना, पक्का पक्का। और ये मत बोलना कि पढ़ना स्टार्ट करें, आपने ये बोलना है सर खेलना स्टार्ट करें। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना खेलना स्टार्ट करें, एक अंदर से इंटरेस्ट आता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ यार खेलने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। क्योंकि पढ़ाई तो एक अपने आप हो जाएगी, अगर हम ये मान के चलेंगे कि हम इससे खेलना स्टार्ट कर रहे हैं तो वही इंटरेस्ट आएगा जो हमारे पैशन के अंदर आता है। तो खेली खेली स्टार्ट करें, खेलना स्टार्ट करें। बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल स्टार्ट करें, हम तो इंटरेस्टिंग, हम तो अंदर से कुछ हो रहा है कि ओ माय गॉड आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दूं जी। आप सब जानते हो एग्जीक्यूटिव में आपके 2 मॉड्यूल हैं, वो सारी बातें आपने अगर लो की कोचिंग ले ली होगी उसमें सारी बातें सब टीचर ने बताई होंगी। मैं इतनी सी बात बोल दूं कि आपके 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 में आपके 4 पेपर हैं, मॉड्यूल 2 में भी आपके 4 पेपर हैं। अगर आप दोनों मॉड्यूल एक साथ देते हो तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। आप सब जानते हो 40 नंबर एक पेपर में लेने हैं, 50 नंबर आपको एग्रीगेट लेने हैं। बोथ ग्रुप देने का फायदा ये होता है कि आपका रैंक भी आ सकता है, बोथ ग्रुप देने का फायदा ये भी होता है कि आपको आपस में सेट ऑफ भी मिल सकता है। इट मीन अगर मॉड्यूल 1 में कम नंबर है, मॉड्यूल 2 में ज्यादा है, या मॉड्यूल 2 में कम है, मॉड्यूल 1 में ज्यादा है, तो आपस में सेट ऑफ होके दोनों ग्रुप एक साथ निकल सकते हैं। जो ये बेनिफिट आपका सिर्फ मॉड्यूल 1 देने पर नहीं मिलता, और सिर्फ मॉड्यूल 1 देने पर रैंक भी नहीं आता। आपको ये बातें मेरे ख्याल से नॉर्मली पता होंगी। इधर सुना ध्यान से, मॉड्यूल 1 में ना आपका एक ही ऐसा पेपर है जो प्रैक्टिकल पेपर है, एक ही ऐसा पेपर है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फील होगा कि सर ये लाइन तो एक अलग ही है। और एक ही ऐसा पेपर है क्योंकि बाकी 3 पेपर आपके लो के हैं। अगर इस पेपर में आपके 90 प्लस या 80 प्लस मार्क्स आ गए ना, आप ये लगा लो कि आपके दोनों ग्रुप भी निकल सकते हैं और मॉड्यूल 1 तो आराम से निकल सकता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आज आपकी पहली क्लास है, अभी धीरे धीरे आप में से कई बच्चे कई ग्रुप के मेंबर बनेंगे, कई जगह से कोचिंग लेंगे, तो आपके माइंड में ये डाल दिया जाएगा कि बेटे तेरी लाइन ना लो की है, तो लो पे ही ध्यान लगा। मैं कह रहा हूं नो डाउट आपकी लाइन लो की है, बट इतना भी ध्यान रखना कि बिना टैक्स के मॉड्यूल 1 नहीं निकलेगा, बिना टैक्स के आपका रैंक नहीं आएगा। आपको मैं दिखा दूंगा रैंकर्स के, अगर आप शीट चेक करोगे ना सर, सबसे ज्यादा नंबर जो है उनके टैक्सेशन के अंदर ही मिलेंगे। रीजन बिंग क्योंकि पेपर प्रैक्टिकल है, पेपर प्रैक्टिकल है, और अगर इसमें अच्छे नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मॉड्यूल में भी अच्छे नंबर आएंगे। आपने पढ़ने चारों ही हैं, क्योंकि चारों टायर में से अगर एक टायर भी पंचर हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। बट आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि कंपनी लॉ और टैक्सेशन मेरे इतने जबरदस्त तरीके से होना कि इन दोनों में इतने बढ़िया नंबर आए कि मेरा दोनों मॉड्यूल भी एक साथ निकल जाए, और अगर मैं मॉड्यूल 1 दे रहा हूं तो भी वो आराम से निकल जाए। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं आपके सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्सेशन की बात करता हूं, ये लगा लो आने वाले हमारे 3 से 5 लेक्चर जो होंगे ना, वो सबसे बेसिक लेक्चर होंगे, और ये 5 लेक्चर हमारे ऐसे होंगे जो पूरे टैक्सेशन का बेस होंगे। इट मींस पूरे टैक्स के, पूरे इनकम टैक्स के 60 लेक्चर जो होंगे, 60 लेक्चर एक तरफ, पहले 5 लेक्चर एक तरफ। और जिस बच्चे ने पहले 5 लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया, मैं आज ही आपको बता रहा हूं सर, अगले 55 लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। और अगर ये 5 लेक्चर आपने समझ लिए, आप ये बोलोगे सर अगले 55 लेक्चर जो हमने किए हैं ना, वो 5 लेक्चर का एक्सटेंशन है। तो पहले 5 लेक्चर में मैं आपको पूरा टैक्स आपको दिखा दूंगा कि देखो टैक्स का पूरी दुनिया जो है ना, ये पूरी दुनिया आपके सामने टैक्स की है, अब हमें ये टैक्स पढ़ना है। तो पूरे टैक्स में कौन कौन सी बातें हैं, आपने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी सर। एक बच्चा कहता है यार मेरे को तो ना सर से आंसर चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? कहता सर मेरे पापा कई बार घर में ना टैक्स प्लानिंग की बातें करते हैं, सर मेरे पापा घर में टैक्स इवेजन की बातें करते हैं, सर मेरे पापा घर में टैक्स अवॉइडेंस की बातें करते हैं, मेरे पापा घर में टैक्स मैनेजमेंट की बातें करते हैं, हमें आज तक वो टर्म समझ ही नहीं आई सर। दूसरा बच्चा कहता है सर मैंने भी एक टर्म सुनी है, फाइनेंस बिल होता है सर, हर साल बजट आता है उसमें फाइनेंस बिल आता है। एक बच्चा कहता है सर फाइनेंस एक्ट भी तो होता है। और एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, वो कहता है भाई एक ना अमेंडमेंट एक्ट भी होता है, ऑर्डिनेंस भी होता है, तो वो क्या होता है सर? एक बच्चा कहता है सर मैंने एक टर्म और सुनी है टैक्स में, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल, सर ये क्या होता है? ये सारी की सारी टर्म्स जो है ना, कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूं। इट मींस टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, टैक्स इवेजन का मतलब क्या है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको बता दूंगा। तो आज ये लगा लो हमारी सबसे बेसिक क्लास है,
सबसे जबरदस्त क्लास है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना तो आने वाली क्लास में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरे से कमिटमेंट करोगे कि आज की क्लास में कोई सिंगल बच्चा, पहली बात, बीच में क्लास बंद नहीं करेगा, बीच में उठ के नहीं जाएगा। मैं आपको ये फीलिंग करा दूंगा कि आप मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि अगर कोई बीच में उठ के गया ना सर, मेरे दिल में आवाज आ जाएगी। दिल इस साइड होता है ना, मेरी पॉकेट जिस साइड पॉकेट होती है, हाँ मेरे ख्याल से दिल इस साइड होता है, तो मेरे दिल में आवाज आ जाएगी कोई बच्चा उठ के जा रहा है, मैं यहीं से गुस्सा हो जाऊंगा। ये मत सोचना कि मेरे सामने कैमरा है, ये सोच के चलो कि मेरे सामने 1000 से ऊपर बच्चा मेरे सामने बैठा है, उसको मैं देख रहा हूं, और दिल से कनेक्शन बना के चलना, तब हमारा पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है जी, पानी साथ लेके बैठो, कैलकुलेटर साथ लेके बैठो, नोट साथ लेके बैठो, नोटिंग साथ के साथ करेंगे। एक नई नोटबुक बना लेना इनकम टैक्स की, सारी नोटबुक हम क्लास में ही भरेंगे। कंप्लीट नोट्स बनाऊंगा, कंप्लीट डायग्राम बनाऊंगा, इतनी बढ़िया नोटबुक तैयार करूंगा, पूरी जिंदगी आपके इनकम टैक्स की बुक वो काम आएगी। ठीक है, तो डिटेल बुक तो आपको मिलेगी मिलेगी, बट जो क्लास के नोट्स होंगे ना सर, वो इतने बढ़िया होंगे, आपको डिटेल बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। उसकी सारी नोटिंग सिंपल फॉर्म में जो है मैं नोट्स में ही लिखवा दूंगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर बातें तो बहुत हो गई, अब क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बस हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, और ये लगा लो अगले आने वाली क्लास में हम डायरेक्टली स्टार्ट ही करेंगे, बस रिवीजन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये तो पहली क्लास है, आपके माइंड में मुझे क्लियर करना है कि हम कैसे पढ़ेंगे और सारी चीजें हमारी कैसे होंगी। स्टार्ट कर सकते हैं? पक्का पक्का, लो जी आओ जी स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, अब सीएस एग्जीक्यूटिव की अगर मैं टैक्सेशन की बात करूंगा ना सर, अब आपके टैक्स को आपके इंस्टीट्यूट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मे बी आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है और एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है उसको भी छोड़ दो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है उसको भी छोड़ दो, बट ये समझो कि आपके टैक्स जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें दो तरह के टैक्स हमें पढ़ने हैं। एक तो हमें डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, एक हमें इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। एक बच्चा कहता है सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, ये डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? डायरेक्ट टैक्स में आपके दो टैक्स कवर होते हैं, एक तो इनकम टैक्स कवर होता है और एक इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर होता है। अब अगर मैं इंटरनेशनल टैक्स की बात करूंगा ना, तो इंटरनेशनल टैक्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने इंडिया से बाहर कोई ट्रांजैक्शन की या बाहर से इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन की, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारे इंटरनेशनल टैक्स के अंदर आएगा, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको पता हो, आपके तो जून 21 में एग्जाम है ना, अब जिनके एग्जाम दिसंबर में है, अभी जिनके एग्जाम दिसंबर में है, उसमें सीएस एग्जीक्यूटिव के दो तरह के बच्चे हैं, ओल्ड सिलेबस वाले भी हैं, न्यू सिलेबस वाले भी हैं। आप सबका तो न्यू सिलेबस ही है, ओल्ड का तो खत्म हो गया, ओल्ड का तो लास्ट टाइम भी दिसंबर है। तो ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे थे ना, उनमें इंटरनेशनल टैक्स भी था। बच्चा कहता है सर हमारे में क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनमें इनकम टैक्स 70 नंबर का था, आप में जो डायरेक्ट टैक्स है वो 50 नंबर का है, और जो ये 50 नंबर का है ना, वो सिर्फ इनकम टैक्स ही है। इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है, जब आप सीएस प्रोफेशनल के अंदर आ जाओगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये समझो कि हमारे सिलेबस में दो टैक्स हैं, कौन कौन से? पीछे बोलना सर, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो गेम खेलने का अलग ही मजा आएगा। हाँ, ये सामने बच्चा बैठा है नालायक, अभी लेट गया। लेटना नहीं है सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे देखो, चेयर पे बैठ के देखो, सामने टेबल और चेयर, इसके अलावा कोई बच्चा बैठा, पाप लगेगा। ध्यान रखना, माता रानी बड़ा गंदा पाप लगाएगी आपको। जिस बच्चे ने लेट की क्लास देखी ना, उसे पाप लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर ये मत बोलना मुझे क्लास समझ में नहीं आई। सीधे बैठ के देखो फटाफट से, मुझे फटाफट से बताओ, हमारे सिलेबस में कौन कौन से टैक्स हैं? दो तरह के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन से हैं? दो तरह के हैं, कौन कौन से? इनकम टैक्स है और इंटरनेशनल टैक्सेशन है। हमारे सिलेबस में कौन सा नहीं है? सर हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में है। तो 50 मार्क्स हमें पढ़ने हैं। जो 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बनेंगे। अब आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे दो टैक्स हैं जी, एक तो जीएसटी है और एक कस्टम है। आपने शायद जीएसटी का पहले बहुत बार नाम सुना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आपने सामान परचेज किया होगा, बच्चा कह रहा हाँ 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 सर ध्यान आ गया सर। सर हल्दीराम हम जाते हैं ना, उसमें कई बार सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होता है, सर हमें समझ ही नहीं आता है जीएसटी कौन सा है। एक बच्चा कहता है भाई मैंने तो आईजीएसटी भी पढ़ा है। दूसरा बच्चा कहता है अरे मैं चंडीगढ़ से हूं, चंडीगढ़ में तो मैंने यूटीजीएसटी भी देखा है, तो ये यूटीजीएसटी क्या हुआ है, मैंने समझ में नहीं आ रहा। सर यूटीजीएसटी भी समझा देना, टेंशन मत लो, सारे के सारे जीएसटी जो है वो हमारे सिलेबस में है। वो जीएसटी किस टाइम लगेंगे, वो सारी बातें हम जीएसटी के अंदर पढ़ेंगे। 45 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हमारे जीएसटी के बनेंगे। फिर अगला हमारा कस्टम है। अब मे बी आप में से बहुत सारे बच्चों ने कस्टम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि होता क्या है, जीएसटी हमारे बिल में लगा है, इनकम टैक्स नॉर्मली हमारे घर में बातें होती हैं, कस्टम हमारे घर में बातें क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी फैमिली का बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है ही नहीं। एक बच्चा कहता है नहीं सर मैंने सुना है
सर मेरे बड़े भैया जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस करते हैं, तो वो कई बार घर के अंदर बात करता है कि इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो सर क्या वही कस्टम ड्यूटी होती है क्या? यस, उसी को हम कस्टम कहते हैं। इट मीन्स अगर मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया या अगर मैंने कोई सामान एक्सपोर्ट किया तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी की सारी बातें हम कस्टम में देखेंगे। तो 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे कस्टम में से बनेंगे। अब वो चैप्टर कौन से हैं, टॉपिक कौन से, उसको भी छोड़ दो, बस ये समझो कि 100 नंबर का जो हमें टैक्स पढ़ना है ना, उसमें एक तरह से हमें 3 तरह के टैक्स पढ़ने हैं। एक तो हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, एक हमें जीएसटी पढ़ना है और एक हमें कस्टम पढ़ना है। दोबारा से बोलो, हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है? जीएसटी पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है? कस्टम पढ़ना है। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? इनकम टैक्स की। दूसरी वेटेज किसकी है? जीएसटी की। तीसरी वेटेज किसकी है? कस्टम की। ये तीनों टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में है। ये बात क्लियर हो गई थी? अब मेरे ख्याल से आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया कि भैया हमें टैक्स में पढ़ना क्या है। एक तो हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, एक हमें जीएसटी पढ़ना है, एक हमें कस्टम पढ़ना है। दोबारा पीछे बोलो, एक हमें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। एक हमें क्या पढ़ना है? जीएसटी। एक हमें क्या पढ़ना है? कस्टम। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो मुझे जीएसटी की फुल फॉर्म बता दे? बस सिर्फ मुझे फुल फॉर्म बता दो। इनकम टैक्स की फुल फॉर्म तो मैंने बताई दी, आईटी मतलब इनकम टैक्स। कस्टम तो कस्टम ही है। अब मेरा मेन मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि आप में से 100% बच्चों ने सुना होगा जीएसटी। क्या आप में से कोई बच्चा जीएसटी की फुल फॉर्म बता सकता है? बच्चा कह रहा है कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो आप, हमें पागल समझ रहे हो क्या? सर हमें जीएसटी की फुल फॉर्म पता है। बताओ फिर क्या होती है? सर जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स, हाँ हाँ लिख रहा हूं, बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। अच्छा, और कोई बच्चा बताना चाहता हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अलावा कोई फुल फॉर्म? क्या क्या कह रहे हो नालायक? बच्चा कह रहा है गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। इधर देखो ध्यान से नालायक, बच्चा कह रहा है गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। ये कहां से देखी है आपने? सर मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है। इंस्टाग्राम मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, व्हाट्सएप पे भी सिर्फ काम की बातें देखो, यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देखो। नालायक को बंद कर दो ये गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। ये कहां से आपने पढ़ ली जीएसटी की नालायक? चलो और कोई बच्चा बताना चाहता हो? हाँ, ये गुड़िया सामने बैठी है। हाँ बेटा आप बताओ। बच्चा कह रहा है आप हमें बेटा मत बोलो, आप तो हमारी उम्र के ही हो ना, आप तो बल्कि हमें छोटे लग रहे हो। हाँ मैं आपके बराबर ही हूं, 2-3 महीने बड़ा हूं बस आपसे। चलो आप बताओ जी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, लो जी मेरे पास 2 फुल फॉर्म आई हैं जी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इन दोनों में सही कौन सी है। जो ये कह रहे हैं कि सर जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लीज हैंड रेज करो जल्दी जल्दी, प्लीज हैंड रेज करो। जो ये कह रहे हैं कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कह रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड काफी सारे बच्चे हैं जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कह रहे हैं। अरे जो ये कह रहे हैं कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओ, यहां पे तो उससे ज्यादा बच्चे हैं। और ये जो बच्चे हाथ नीचे करके बैठे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? सर सब मोह माया है सर, सर खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है सर, पहाड़ों पे चलें। हमने सुना है सर नश्वर दुनिया एक दिन मर ही जाएगी, हम तो सोचते हैं पहाड़ों पे चल रहे हैं, हम क्या पढ़ के करेंगे? नालायक आंसर दो इधर। और आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा क्या? ये सामने 2-3 बच्चे बैठे हैं, हाथ उन्होंने खड़ा नहीं किया, उनको पता नहीं है कि एग्जाम में कितनी दिक्कत आएगी। जिनके यहां पे हाथ नीचे होंगे ना उनके एग्जाम में भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, अगर ये मान के चलोगे कि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये मान के चलोगे कि सर के सामने कुछ नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर मैं ये सोच के पढ़ा सकता हूं कि मेरे सामने सभी बच्चा बैठा है, तो आप ये सोच के पढ़ भी सकते हो कि सर हमारे सामने खड़े हैं। तो अगर मैंने बोला ना कि पार्टिसिपेट करना है, अगर मैंने बोला कि हैंड रेज करो, तो इट मींस हैंड रेज मींस करो, ताकि घर वाले भी देखें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पार्टिसिपेट करता है, चाहे ऑनलाइन क्लास क्यों ना हो। सर ऑनलाइन क्लास का मुझे ट्रेंड चेंज करना है। जो बच्चे कहते हैं ना कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं होती, मजा नहीं आता, फीलिंग नहीं आती, आपको मैं ऐसी फीलिंग दिला दूंगा, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। तो मैंने फटाफट से बोला, कसम लगेगी मात्रा नहीं की। जो बच्चे कह रहे थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओ माय गॉड यस। और जो बच्चे कह रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहां पे थोड़े ज्यादा बच्चे हैं। ये सामने बच्चा बैठा है, हाँ विनोद, आप बताओ विनोद। बच्चा कह रहा है विनोद कौन है? ये सामने बच्चा नालायक बैठा, आपका नाम? हाँ विनोद, बताओ फटाफट से। ये बताओ, आपने बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है?
क्या फर्क है कि सर यहाँ पे सर्विस है और यहाँ पे सर्विसेज है। नालायक, ये तो मुझे दिख ही रहा है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? मतलब हम ये, कई बच्चे ये कह रहे हैं, कई बच्चे ये कह रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? पहले वाला। अरे दूसरे वाला गलत है? मतलब दूसरे वाला गलत है? नहीं। तो फिर दूसरे वाला अगर गलत नहीं है तो फिर दूसरे वाला क्यों नहीं है? आपके साथ जो बच्चा बैठा है, हाँ भाई आप बताओ, ये आपने दूसरा आंसर बोला सर्विसेज टैक्स, तो आपने सर्विसेज क्यों बोला? बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, घबराओ मत सर, सब नालायक बच्चे हैं, पहली क्लास सबकी है, आप टेंशन मत लो। क्योंकि सर सर्विस में एक सर्विस आएगी और सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज आएंगी। अच्छा अच्छा, एक बात आप ही मुझे बताना, जिन्होंने सर्विसेज बोला है, क्या जीएसटी में एक सर्विस टैक्सेबल होती है? नहीं, जीएसटी में तो हजारों सर्विस टैक्सेबल हैं। तो सोच के बोला सर, अगर जीएसटी में हजारों सर्विस टैक्सेबल हैं तो सर सर्विस टैक्स तो हो ही नहीं सकता, दैट इज सर्विसेज टैक्स। कमाल की बात आपको मैं पता क्या दिखाना चाहता हूं कि आज 2.5 साल से ऊपर, अप्रोक्सीमेट 3 साल होने वाले हैं जीएसटी को आए, और लोगों को यह नहीं पता भी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। क्यों? बस जीएसटी 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 जीएसटी, बस। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो सर्विस सर्विस बोलते थे, उनको यही नहीं पता कि सर्विस का मतलब एक सर्विस होती है, सर्विसेज का मतलब कई सारी सर्विस होती है। तो सर जीएसटी में हजारों सर्विस टैक्सेबल हैं, सैकड़ों सर्विस टैक्सेबल हैं, तो जो एक्चुअल में इसका मीनिंग है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यार ये सीख के जाना बात, और आपको मैं दिखा दूंगा, अपने दोस्तों से पूछ लेना, कई दोस्त आज भी गलत बोलेंगे, वो कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उनको सिखा देना कि इधर बैठ नालायक, इधर बैठ, मेरे पास बैठ, गुड्स का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलियो, आज के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोई टर्म ही नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई जी? तो मुझे फटाफट से बताओ, अब यहाँ पे आपके सिलेबस में मैंने बोला कि 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन सा? इनकम टैक्स 50 नंबर का, इंटरनेशनल टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। और कस्टम आपके एग्जाम में 5 नंबर का है, 45 नंबर का जीएसटी है, 50 एमसीक्यूज ये वाले आएंगे, 50 एमसीक्यूज ये वाले आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 नंबर का पेपर जो होगा वो हमारा इसमें से कवर होगा। ये बात क्लियर हो गई जी? तो अब जाके हमारी पहली बात क्लियर होगा कि जो हमारा टैक्स का पेपर है उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, एक्सपीरियंस से गारंटी दे सकता हूं, ये बात आज बताने के बाद भी आप मुझे फिर भी मैसेज करोगे कि सर मेरा दोस्त ये कह रहा है, सर इस टीचर ने ना एक वीडियो अपलोड की है, उसने तो ये बात बोली है सर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमने ये पढ़ा है सर फेसबुक पे तो ये पढ़ा है सर हमने, सर आपने तो पहली क्लास में ये कहा था। तो आज मैं क्लियर कर दूं कि अब जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं, उस दूसरी बात को ना आपने किसी बड़े पोस्टर पे चिपका लेना, चाहे अपने सामने लिख लेना, अब जो बात बोलूंगा उसी को फॉलो करना। सर मैं आपको हर मैसेज का यही रिप्लाई करूंगा, याद करो पहली क्लास की दूसरी बात। जब भी आप मुझे वो मैसेज करोगे ना, मैं हर बार ये बात बोलूंगा, याद करो पहली क्लास की दूसरी बात, याद करो पहली क्लास की दूसरी बात। बच्चा कह रहा है सर ये दूसरी बात है क्या? दूसरी बात ये है कि आप जिनके भी एग्जाम अब जून 21 में हैं या दिसंबर 21 में हैं, क्योंकि 99% बच्चा मेरे ख्याल से जून 21 का होगा, कुछ बच्चे होंगे दिसंबर 21 में देने वाले, तो उन दोनों के एग्जाम में अमेंडमेंट्स कितनी आएंगी? क्योंकि जो आपने लेटेस्ट बैच लिया तो आपने कुछ सोच समझ के लिया होगा ना सर। कई बच्चों ने ऑप्शन 1 लिया मेरा, उस ऑप्शन 1 में क्या है, वो दिसंबर 20 में जिनके एग्जाम है वहां तक अपडेटेड है। कई बच्चों ने ऑप्शन 2 लिया जिसमें जीएसटी उनको पहले ही मिल गया, इनकम टैक्स उनको ये लेटेस्ट वाला ही मिलेगा। और कई बच्चों ने ऑप्शन 3 लिया। ऑप्शन 3 का मतलब क्या है, सर हमें सारा ही नया चाहिए, तो आपने नया किसी सोच के ही तो लिया होगा। आपने नया बैच क्यों लिया होगा? क्योंकि सर हमें दोबारा अमेंडमेंट ना पढ़नी पड़े। अब अमेंडमेंट तो बीच बीच में कई बार आएंगी, कई कंफ्यूज करने वाले मार्केट में होंगे, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा बच्चा है, अगर वो बच्चा मुझे किसी दिन मिल गया ना, उससे मैं जरूर पूछूंगा कि भैया तुझे दिक्कत क्या है, तू बच्चों को कंफ्यूज क्यों करता है। और वो बच्चा हर व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो बच्चा हर फेसबुक में है, वो बच्चा हर इंस्टाग्राम में है, वो बच्चा यूट्यूब के ऊपर बैठा है, वो बच्चा हर जगह वाह फैलाता है कि भाई ये अमेंडमेंट आ गई, तूने पढ़ी क्या? तूने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी भाई, तू तो गया। जैसे 100 नंबर का पेपर उस अमेंडमेंट में से आएगा, जबकि वो उस अमेंडमेंट की बात कर रहा है जो हमारे एग्जाम में आनी नहीं। क्यों? उसका बस एक ही काम उसको भगवान ने दिया हुआ है कि तूने सारे बच्चे कंफ्यूज करने हैं।
और आप हो जाते हो। आप हो जाते हो सर, आप हो जाते हो, तभी आप मुझे मैसेज करते हो कि सर अमेंडमेंट नहीं करनी, सर ये वाली अमेंडमेंट नहीं करनी। क्यों? आपको पता है सर ने पहली क्लास में इतना टाइम लगा के बताया था कि ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। बच्चा कहता है बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, विवेक सर किस खेत की मूली हैं, हम विवेक सर विश्वास नहीं करेंगे, हम तो इस बच्चे पे विश्वास करेंगे, इस फेसबुक पे विश्वास करेंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे विश्वास करेंगे, विवेक सर कौन होते हैं। तो आज ही मैं क्लियर कर दूं सर, जिनके एग्जाम भी जून 21 में है या दिसंबर 21 में है, कितनी अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है, और जो अमेंडमेंट बताऊंगा उसके अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी आपको नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। और अगर कोई बच्चा कह रहे हैं ना कि भाई अमेंडमेंट पढ़ ले, उसको बोल देना कि भाई तू पढ़ ले, क्योंकि मेरे एग्जाम जून 21 में है। जून 21 में जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो सर ने बता दी है, और इस बैच में सारी अमेंडमेंट जून 21 की कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़नी, अगर पढ़नी भी होगी तो मैं खुद यूट्यूब पे अनाउंस करूंगा कि अमेंडमेंट पढ़नी है। इधर सुनो ध्यान से। अब सेकंड सबसे मेन बात यह है, और ये आपको लिखनी है जी। अब मेरे ख्याल से पहली बात तो आपने लिख ली होगी, सिलेबस क्या क्या है, हेडिंग डाल देना, लिखना स्टार्ट करो पहले फटाफट से। पहले थोड़ा सा लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग डाल दो, सिलेबस कवरेज, इनकम टैक्स की हेडिंग डाल दो। अच्छा पहले ना जहां से आपने लिखना स्टार्ट करना है वहां पे ना एक पहले पेज पे एक लाइन लिखो, पहले पेज पे एक लाइन लिखो जिस लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया पूरी मेरी जर्नी में। जब मैं सीए बना तो मुझे बहुत मोटिवेट किया उस लाइन ने, और उम्मीद करूंगा कि आपको भी करे, और आप जब उस लाइन को पढ़ो तो आपके अंदर से एक इंस्पिरेशन है कि मुझे कुछ करना है। लाइन लिखो जी, माई पेरेंट्स आर वेटिंग, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम ए कंपनी सेक्रेटरी। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम ए कंपनी सेक्रेटरी। आपके पेरेंट्स आपके सीएस बनने का वेट कर रहे हैं, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना। सर वो जिस सिचुएशन में आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास खुद खाने को भी पैसे नहीं है, खुद पहनने को लिए कपड़े नहीं है उनके पास इतने, उनको नए कपड़े लेने हैं, वो नए कपड़े आपको दिलवाते हैं। उनका भी अच्छी चीज खाने का मन करता है, वो कहता है मेरा बेटा पहले खाए, मेरी बेटी पहले खाए। उनका भी कई चीजें मार्केट घूमने का मन करता है, कई जगह जाने का मन करता है, वो कहता है मेरा बेटा और मेरी बेटी करे। रीजन बिंग क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जिस दिन खड़ा हो गया ना, ये हमारा नाम रोशन करेगा, और अगर जिस दिन इसने हमारा नाम रोशन कर दिया हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो सर मैं आपको बस आज यही बोलूंगा, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी जरूर करना सर। उनसे बड़ा भगवान ना इस दुनिया में है ना कभी आएगा। आप चाहे किसी की पूजा करो ना करो, अगर पेरेंट्स की आपका दिल आपने दुखाया है और आप पूजा कर रहे हो मंदिर में जाकर, मेरी गारंटी अगर आप जिंदगी में सफल भी हो जाओ ना, और अगर सफल हो भी गए तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओ कि मुझे पकड़ लेना। क्योंकि जिसने पेरेंट्स का दिल दुखाया है वो लाइफ में कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। यार मैं आपको बोल रहा हूं सर, बच्चे को लगता होगा सर अगर पेरेंट्स से गुस्से होते रहते हो, अगर पेरेंट्स से हो ही नहीं सकता सर, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। अगर वो गुस्सा होते हैं तो वो किसी सही बात पे गुस्सा होते हैं, हमें उनकी बात समझनी चाहिए। और अगर कई जगह वो गलत फील होते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए। ये नहीं है उनसे गुस्सा होकर आप घर से बाहर निकल जाओ और दोस्तों से बातें करो कि मेरे घर वाले ऐसे ही हैं। तो ध्यान रखना, आपके पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं, वो आपका साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया साथ छोड़ देगी सर, कोई भी साथ छोड़ देगा, अगर पेरेंट्स ने साथ छोड़ दिया ना, आप ये देख लेना कि मैं गारंटी दे रहा हूं सर, कभी ऐसा जिंदगी में कभी पल आएगा ही नहीं। तभी मैंने ये लाइन लिखवाई है कि आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं सीएस बनने का, बस एक बात ध्यान देना। इधर सुनना ध्यान से। अब यहां पे सिलेबस कवरेज लिखो, अब लिखो सिलेबस कवरेज लिखो। ये आपके टैक्स के दो हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। फिर डायरेक्ट टैक्स में दो बातें लिखो जी, इनकम टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन। इनकम टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन। इनकम टैक्स में लिख लो 50 मार्क्स, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर का आपके सिलेबस में है वो सिर्फ इनकम टैक्स ही है। इंटरनेशनल टैक्स का कोई पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस वाले, ओल्ड वाले तो है ही नहीं वैसे भी। और इनडायरेक्ट टैक्स में दो है जी, जीएसटी और कस्टम। मैक्सिमम 45 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएसटी के बनेंगे, और कम से कम 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कस्टम के बनेंगे। तो 50 नंबर का आपके एग्जाम में इनडायरेक्ट टैक्स आएगा और 50 नंबर का आपके एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स आएगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट सुनना ध्यान से। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगा ना सर, सेकंड पॉइंट है अमेंडमेंट्स फॉर जून 21 एंड दिसंबर 21 एग्जाम।
आप सब जानते हो ये क्लास सिर्फ जून 21 दिसंबर 21 के लिए है, दिसंबर 20 वालों के लिए नहीं है। और मे बी आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा, पहले जून 21 का बैच हम जनवरी में स्टार्ट करते थे फेस टू फेस, मतलब उससे पहले दिसंबर का ही चलता था, और दिसंबर के बैच में ही जून वाले बच्चे बैठते थे। अब फेस टू फेस क्लास तो हो ही नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ही इस बार नया बैच स्टार्ट कर दिया जून 21 के लिए। अब सुनना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अब जिनके एग्जाम जून 21 में है, दिसंबर 21 में, अमेंडमेंट्स कितनी आएंगी वो सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात मैंने सोच के बोलना, आज हमारी तारीख क्या है? आज हमारी तारीख है, इधर देखो ध्यान से, आज हमारी तारीख है 7 अक्टूबर 2020। ठीक है। आपने सुना होगा हर साल बजट आता है, आपने कभी सुना हर साल बजट आता है? अच्छा बजट पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन है देश के फाइनेंस मिनिस्टर? राहुल गांधी। नालायक, राहुल गांधी देश का फाइनेंस मिनिस्टर कब बन गया भाई? कौन है? निर्मला सीतारमन जी। बच्चा नाम तो ऐसे बोल रहे थे, उनकी छोटी बहन है निर्मला सीतारमन जी। एक बच्चा कह रहा है निर्मला। नालायको, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, सही ढंग से बोलो। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। 5 बार बोलो, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है इस बार। पहले जेटली साहब थे, पहले श्री अरुण जेटली जी, नालायक श्रीमती अरुण जेटली जी नहीं, श्री अरुण जेटली जी, वो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है जी। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर साल बजट पेश करती। 2020 में भी 1 फरवरी 2020 को उन्होंने बजट पेश किया, इस साल 2020 का। ठीक है। अब अगला साल 2021 है, अगला साल 2021 है, और अगले साल भी 1 फरवरी 21 को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो बजट पेश करेंगी 2021 में। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर हमारे एग्जाम तो फिर 21 में। अब अगर हमारे एग्जाम 21 में है और आप कह रहे हो कि ये बैच फुली अपडेटेड है, तो 21 में जब बजट आएगा उसमें तो टैक्स में काफी सारे चेंज आएंगे, तो वो चेंज जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो तो हमने किए ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो कि बैच फुली अपडेटेड है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून 21 में कितने चेंज आने हैं। सर अब जो बजट 21 आएगा ना, बजट 21 आएगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो 2021 में एप्लीकेबल हो जाएगा। बजट 21 जो आएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना जी, ये जो सामने बच्चा बार बार बातें कर रहा है, या तो आप क्लास बंद कर दो, या मम्मी पापा को बोल दो कि पापा मैं क्लास देख रहा हूं, या दोस्तों को बोल दो कि भाई मैं क्लास देख रहा हूं। बीच में अगर कोई फोन उठा के भी आपने देखा ना, आपको पाप लगेगा, सब ध्यान रखना। और मैं पाप क्यों कहता हूं, आपको फील हो कि जो आप कर्म करते हो वो कर्म फल भोगना भी पड़ता है। अगर आप क्लास देखते हो, अगर आप क्लास देखते हुए कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में लेके आओगे ना, आपको मैं दिखा दूंगा, ये पेपर आपको रिजल्ट के अंदर बोल देगा आई हेट यू टू, क्योंकि जब आप इस पेपर को पढ़ रहे थे आप उसको बोल रहे थे आई हेट यू, क्योंकि आपने इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दी थी। तो ये भी पता क्या करेगा, अपनी इंपॉर्टेंस आपको देगा ही नहीं फिर। तो जब भी आप क्लास देख रहे हो बहुत ध्यान से देखो जी, इधर सुनना ध्यान से। अब बजट 21 जो आएगा ना, अब बजट 21 जब 21 में आएगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो 21 में एप्लीकेबल हो जाएगा, बट सीएस, सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट, ये तीनों इंस्टीट्यूट ये बात कहते हैं कि हमारे एग्जाम में जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो 1 साल पहले की आएंगी। सर एक बार दोबारा बोलना, जैसे ही बजट 21 आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में 21 में एप्लीकेबल हो जाएगा, बट ये तीनों इंस्टीट्यूट ये बात कहते हैं कि जब हमारे बच्चे के एग्जाम होंगे, उस बच्चे के एग्जाम में जो अमेंडमेंट पूछेंगे ना, उस साल के बजट की नहीं पूछेंगे, पिछले साल के बजट की पूछेंगे। बच्चा कहता है मतलब? सर मतलब अब जिनके एग्जाम दिसंबर 20 में हैं, तो उनके एग्जाम में क्या बजट 19 आएगा क्या? यस, उनके एग्जाम में बजट 19 आएगा। अब सोच के बोलना, दिसंबर के एग्जाम में, दिसंबर 20 के एग्जाम में बजट 19 आएगा, तो जून 21 के एग्जाम में क्या आएगा? बजट 20 आएगा। इट मींस इस साल जो बजट आया, इस बजट 2020 में जितनी अमेंडमेंट्स टैक्सेशन में आई हैं, आपको पता होगा टैक्स के रेट चेंज हो गए हैं, स्लैब रेट चेंज हो गए हैं सर, काफी सारे चेंजेस इनकम टैक्स में आए हैं। अब जितने भी चेंजेस बजट 2020 में आए, सिंगल चेंज जून 21 में आएगा। अब एक बात सोच के बोलना, क्या बजट 2020 आना या आ चुका है?
बच्चा कह रहा है आना है, आना कहां से है नालायक, बजट 21 अभी आना है, बजट 2020 आना है या आ चुका है, आ चुका है। अब अगर बजट 2020 आ चुका है, इट मींस इनकम टैक्स में जितने भी चेंज जून 21 में आने हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं। अब सुना ध्यान से, एक बात और बताना चाहता हूं। अब ये बजट 2020 जो आया था ये फरवरी को आया था। आप सब जानते हो मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। अब लॉकडाउन जब हुआ तो मार्केट पूरी की पूरी डाउन हो गई। आप सब जानते हो इंडिया की जीडीपी इस टाइम नेगेटिव में है, और अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, अनलॉक आ चुका है। अब तो ऑलमोस्ट सारी चीजें खुल गई हैं। 15 अक्टूबर से कह रहे हैं स्कूल भी खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे, सब कुछ खुल रहा है। अब वो गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि भैया आत्मनिर्भर बनो, अपना ध्यान खुद रखो, हमने तुम्हारा ध्यान बहुत रख लिया, अब तुम मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, वो तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ खोल दिया, हमें देश चलाना है भैया। अगर देश बंद कर देंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट से लाखों लोग मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला सब कुछ ओपन है। अब जब इकोनॉमी डाउन हो गई, तो जब इकोनॉमी डाउन होती है तो कई बार हमें क्या करनी पड़ती है, बीच में भी कई चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि इंडस्ट्री वालों को बेनिफिट दिया जाए, ताकि वो काम करना स्टार्ट करें। अब बच्चा कह रहा है सर अगर बीच में चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कैसे करते हैं, या तो वो चेंजेस करते हैं नोटिफिकेशन से, या आपने शायद ईईटी के अंदर कभी सुना होगा एक वर्ड ऑर्डिनेंस पास होता है। मतलब गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस निकालती है, प्रेसिडेंट उसकी असेंट देता है, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस पास होता है, उस ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट होती है वो भी एप्लीकेबल हो जाती है। और इस बजट 2020 के आने के बाद आप सब जानते हो 2020 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत कुछ दिखाया है। 2020 एक ऐसा साल बना जिसको हम जिंदगी में कभी भूल भी ना पाए शायद। और इसी 2020 में अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास किया, और ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था 29 ऑफ सितंबर। आज हमारी 7 अक्टूबर है ना, तो 29 सितंबर को ऑर्डिनेंस एक पास हुआ, एक्ट बना, उसमें भी टैक्स में काफी सारे चेंजेस हैं। बच्चा कह रहा है तेरी का मतलब सर बजट 2020 में टैक्स में चेंज आए, मैंने कहा आए। कहता सर जो फिर ये ऑर्डिनेंस पास हुआ ये कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, जो इंडस्ट्री वालों को बेनिफिट दिया उसमें भी टैक्स में चेंज आए, मैंने कहा आए। कहता सर बट हमारे एग्जाम में थोड़ा आएंगे, हमारे एग्जाम में तो फाइनेंस एक्ट आता है ना, हमारे एग्जाम में तो बजट 2020 आएगा ना। नहीं, मैंने क्या बोला कि जिनके एग्जाम जून 21 में हैं, जिनके भी एग्जाम जून 21 में हैं, 31 दिसंबर तक, अभी अक्टूबर चल रहा है, 31 दिसंबर तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो सारी अमेंडमेंट्स होंगी वो जून 21 के एग्जाम में आएंगी। मैं दोबारा बोलूंगा सर, जिनके एग्जाम जून 21 में हैं, एग्जाम देने से 6 महीने पहले तक की जो अमेंडमेंट्स होंगी वो सारे आपके एग्जाम में आएंगी। तो पहली बात तो जो बजट 2020 उसमें जो चेंज आया वो आपके एग्जाम में आएगा। जो भी अमेंडमेंट लो पास हुआ टैक्सेशन का, ऑर्डिनेंस पास हुआ, वो आपके एग्जाम में आएगा। और 31 दिसंबर तक जितने और चेंजेस आएंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन से आए, चाहे वो सर्कुलर से आए, वो आपके एग्जाम में आएंगे। बच्चा कहता है सर फिर तो आपकी बुक जो आप हमें दोगे वो दिसंबर तक तो अपडेटेड होगी नहीं, फिर तो हम कैसे करेंगे। टेंशन मत लो सर, दिसंबर तक हमारा बैच तो खत्म नहीं हो रहा ना। आपको मैंने पहले भी कहा था जिन्होंने ऑप्शन 3 लिया, जिन्होंने पूरा बैच लिया, हमारा बैच खत्म होगा मार्च में, फेब एंड में, मार्च एंड में, मतलब इतना हमारा जाएगा ही जाएगा। आपको अप्रैल में पूरे 2 महीने मिलेंगे रिवीजन के लिए बढ़िया से। अगर आप डेली क्लास देख रहे हो तो आपको रिवीजन की वजह से बाद में रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्लास में कई बार रिवीजन हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान सुनना, हमें हमारा बैच फरवरी मार्च तक जाना है, तो भैया दिसंबर तो बीच में आएगा, तो सारे चेंजेस क्लास में कवर हो जाएंगे। तो बस ये बात ध्यान रखो कि जून 21 वाले बच्चों को जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसके अलावा सिंगल क्लास भी यूट्यूब पे नहीं देखनी, किसी की भी नहीं देखनी, क्योंकि सारी अमेंडमेंट हम क्लास में कर लेंगे। अगर कोई अमेंडमेंट पेंडिंग होगी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोलेगा कि अमेंडमेंट पढ़नी है, मैं आपको खुद आपकी ड्राइव पे क्लास डाल दूंगा, यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर दूंगा। अदरवाइज सारी अमेंडमेंट जो होगी वो हम क्लास में कवर करेंगे। तो इधर सुना ध्यान से जी, अब आपके एग्जाम में अमेंडमेंट कौन सी आनी है देखो जी। एक तो फाइनेंस एक्ट 20, एक तो फाइनेंस एक्ट 2020 ये आपके एग्जाम में आएगा, बजट 20। उसके बाद अभी अभी जो गवर्नमेंट ने पास किया टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 ये आपके एग्जाम में आएगा। और नोटिफिकेशन सर्कुलर 31 दिसंबर तक जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे आपके एग्जाम में आएंगे, और अब 100% कवर करेंगे इस करंट बैच में। सर ये बैच मैंने लिया ही इसलिए है, नहीं तो ये बैच मैं जनवरी में स्टार्ट करता हूं। बट क्यूट क्यूट से बच्चे देखो मेरे सामने बैठे हैं, बच्चा हंस रहा है, बच्चा कह रहा है यार ये मजा नहीं आ रहा तेरे को क्या, दूसरा बच्चा कह रहा है मेरे को तो भाई बहुत मजा आ रहा है।
अभी तो कुछ मजा नहीं आ रहा, अभी तो सिर्फ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ सर। आज हमारी सिर्फ बेसिक क्लास है, सिर्फ बेसिक आपके माइंड में ये डालने का कि हमें पढ़ना क्या है। अभी तो टेक्स्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो फीलिंग ही नहीं आ रही होगी आपको टेक्स्ट की, अभी तो फीलिंग आएगी धीरे धीरे। तो बस एक बात ये ध्यान रखना, ये लिख लेना जी, ये लिख लेना जरूर, क्योंकि मार्केट में कई अफवाह फैलाने वाले बच्चे मिलेंगे, मार्केट में कई कंफ्यूज करने वाले बच्चे मिलेंगे, उनसे बचने का एक ही तरीका है, उसको ये दिखा देना बस कि सर ने तो हमें ये लिखवाया है, हम ये करेंगे, इसके अलावा हम कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, और अगर करनी होगी सर अपने आप बता देंगे, बस बात खत्म। तो पहली बात तो फाइनेंस एक्ट 20, दूसरी बात टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 और नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक की, ये सारी हमें पढ़नी है। और सेम ही आपको जीएसटी के अंदर पढ़नी है, सेम ही कस्टम के अंदर पढ़नी है, ठीक है। एक बच्चा कहता है, सामने बच्चा बैठा है, ये क्या हो गया, नींद आ रही है आपको, झपकी ले रहे हो, क्या हुआ, रात को सोते ही नहीं क्या, क्या 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 करते हो रात को, बिग बॉस देखते हो, मत देखो नालायको, बिग बॉस से कुछ नहीं मिलना आपको, सिर्फ लड़ाई माइंड में आपके लड़ाई घुसेगी, तभी आप घर वालों से लड़ते हो, तभी आप दोस्तों से लड़ते हो, तभी आपका दिमाग खराब रहता है। क्या क्या दूसरा बच्चा कह रहा है भाई आईपीएल देख ले, आईपीएल इधर देख ले नालायक, ध्यान से, आईपीएल मत देखो, बिग बॉस मत देखो, क्लास देखो, शाम को क्लास मैंने 20 ली है, इसको बंद कर दो, इस क्लेश को बंद कर दो, अगर इनको बंद करोगे तब जाकर रिजल्ट आएगा, आधा दिमाग तो इन्होंने खराब कर रखा है। इधर देखो ध्यान से नालायक, बच्चा सो रहा है यहाँ पे क्लास में बैठ के कि आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से बताओ, आप ही बताओ, जो आपको नींद आती ना आप बताओ, खड़े हो जाओ फटाफट से, बताओ रही कौन कौन सी अमेंडमेंट आनी है आपके एग्जाम, जून 21 में, दिसंबर 21 में है, जून 21 में अमेंडमेंट कौन सी आनी है, कौन सी अमेंडमेंट आनी है, एक तो बजट 2021 आएगा, वेरी गुड, बजट 2021 आएगा, नालायक बजट 2020 आएगा, बजट 2021 तो भी आया ही नहीं है, अगले साल आएगा, और वो अगर अगले साल आएगा तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, तो कौन कौन सा आएगा, बजट 2020 आएगा, और बताओ। बच्चा ऐसे करके सोच रहा है, नालायक सामने स्क्रीन है, कम से कम देख के ही बता दो। बच्चा कह रहा ओ तेरी, हाँ सर, टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, यस ये आएगा, और नोटिफिकेशन और सर्कुलर 31 दिसंबर तक जो होंगे वो भी आपके एग्जाम में आएंगे, और यही अमेंडमेंट जीएसटी में आनी है इस तरह से, और यही अमेंडमेंट हमारे कस्टम में आनी है। क्लियर है, पक्का पक्का। अब एक बच्चे का ना काफी देर से हैंड रेज है, बच्चा कह रहा है सर मेरा डाउट आप देख ही नहीं रहे। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, अब मैं डाउट्स कैसे क्लियर करूंगा आपको बता दूं, आपका नया बैच है, मैं आज ही आपको नंबर दे रहा हूं, आज ही आपको नंबर दे रहा हूं, हो सके तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाए 2021 वाले बच्चों का या कुछ बच्चों का, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ग्रुप बनवा दूं, इसमें कई बच्चे ऐड कर दूं, मैं 2-3 ग्रुप बना दूं थोड़े थोड़े बच्चों के, उस ग्रुप में आप मैसेज कर देना, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बट अब प्लीज ध्यान सुनना, मेरा नंबर है 9643036663, कई बच्चों के पास होगा भी, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको पहली बात तो एकदम रिप्लाई नहीं मिलेगा सर, क्योंकि 10,000 से ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज है मेरे, आपको अगर मैं दिखाऊं अनरीड मैसेज है, क्यों, क्योंकि सारे यूट्यूब पे मेरा नंबर बटा हुआ है। अब मैं नंबर नया लूंगा यूट्यूब वाली फैमिली के लिए, और जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अलग लूंगा, ताकि मैं दोनों को बाइफरकेट कर सकूं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वाले बच्चों को रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई सबको मिलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यही नंबर मेरा रिलेटिव के पास है, बच्चों के पास है, ना तो मैं उनकी रिप्लाई कर पाता हूं ना मैं किसी के कर पाता हूं। अच्छा अब आप इस पे अगर कभी भी आप डाउट भेजोगे तो आपको 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम रिप्लाई भेजा, कई बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन भेजने के बाद ही क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ऐसी स्माइली, ये यहां पे सोचने वाली स्माइली, अरे अभी तो आपने मैसेज किया है 2 मिनट रुक तो जाओ, तो आपको 24 घंटे में रिप्लाई मिलेगा। नॉर्मली मैं सुबह 6 से 7 बजे रिप्लाई करता हूं सारे बच्चों के, अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो ध्यान सुना, हर संडे हमारा डाउट सेशन होता है, आपके मंडे टू सैटरडे जितने भी डाउट होंगे उसको लिख लो जब क्लास देखते हो, क्योंकि एकदम सोल्व होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं आपके सामने एक्चुअल में तो बैठा नहीं, जो डाउट आए ना एकदम लिख लो, उस डाउट को लिख लो, जितने डाउट्स हैं, मैं कह रहा हूं 100 डाउट्स हैं, 200 डाउट हैं, लिख लो। संडे को जब मेरा डाउट सेशन होगा गूगल मीट के ऊपर, अब मैं जून 21 वालों के लिए अलग से अनाउंस करूंगा, ताकि दिसंबर 20 से वो बच्चे मिक्स ना हो, तो जून 21 वालों का अलग से ही अनाउंस करूंगा, अभी जल्दी अनाउंस कर दूंगा, उसमें आपने आना है, जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना हफ्ते के वो सारे क्लियर कर लेना। अगर व्हाट्सएप का रिप्लाई मिल गया फिर तो बात ही खत्म हो गई, नहीं मिला तो हर संडे मैं आपका अलग से डाउट सेशन अब अनाउंस कर दूंगा, आपके जितने भी हजारों डाउट्स भी होंगे ना, हजारों में क्लियर करूंगा, चाहे वो मेरा 2 घंटे लगे चाहे वो मेरे 3 घंटे लगे, ठीक है जी। तो ये डाउट लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक पहले मेरी मेल आईडी थी, उस मेल पे अब रिप्लाई ज्यादा हो नहीं पाते,
क्योंकि वो मेल आईडी बीच में कभी बंद हो गई थी। ठीक है, तो अब ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करोगे, 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और दूसरा मैंने क्या बोला, हर संडे डाउट सेशन होगा। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपके जितने हफ्ते के डाउट्स होंगे आप संडे के संडे क्लियर कर सकते हो। गूगल मीट के ऊपर होगा, गूगल मीट आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उसका एक मीटिंग आईडी होता है, मैं यूट्यूब पे अनाउंस कर दूंगा, उस मीटिंग आईडी से आप ऐड हो जाओगे, मैं आपको ऐड कर लूंगा, जितने आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप क्लियर कर लोगे। क्लियर हो गया? पक्का पक्का, चलो। अच्छा, अब एक बच्चा ये हैंड रेस करके खड़ा है सामने, क्या हुआ? बच्चा कहता है सर मेरा एक डाउट है। कहता सर ये आप में लिखा है भी हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 आएगा, बट मैंने तो सुना कि जो बजट 2020 आता है उसमें फाइनेंस बिल आता है, और फाइनेंस बिल से फिर वो फाइनेंस एक्ट बनता है, तो हमारे एग्जाम में फाइनेंस बिल आएगा, फाइनेंस एक्ट आएगा? आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट आएगा। अब मैं कुछ टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं, कुछ टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं। आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, आपने शायद एक टर्म सुनी होगी। आप में से किस किस बच्चे ने कभी टर्म सुनी है? सिर्फ हैंड रेस कर देना। आप में से किस किस बच्चे ने कभी एक टर्म सुनी है, फाइनेंस बिल? प्लीज हैंड रेस करो, फाइनेंस बिल। काफी सारे बच्चे हैं, कई बच्चे हैंड रेस नहीं कर रहे, कभी नहीं सुनी फाइनेंस बिल? नहीं, चलो कोई बात नहीं। किस किस ने कभी टर्म सुनी है, फाइनेंस एक्ट? फाइनेंस एक्ट ये तो काफी सारे बच्चों ने सुनी है। किस किस ने कभी टर्म सुनी है, मेमोरेंडम? मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल। मुझे उम्मीद थी ये किसने सुनी नहीं होगी। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल किसने सुनी है? 3-4 बच्चे बस हाथ खड़े करके बैठे हैं, और किसी ने नहीं सुनी। चलो, इट मींस इस टर्म्स को तो बहुत कम बच्चों ने सुना है। किस बच्चे ने कभी टर्म सुनी है, टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग, ओ सर यही तो बताओ ना, हम इसलिए तो आपके पास आए हैं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। टैक्स प्लानिंग किस किसने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है, सुनी तो सबने है। चलो, किस किसने एक टर्म सुनी है, टैक्स अवॉइडेंस? टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस कुछ बच्चों ने सुनी है, कुछ ने नहीं सुनी। किस किसने एक वर्ड सुना है, टैक्स इवेजन? ये तो कई बच्चों ने सुना है। बच्चा कह रहा है चोरियां जितनी मर्जी करवा लो हमसे, टैक्स इवेजन कई बच्चों ने सुनी है। किस किसने वर्ड सुना है, टैक्स मैनेजमेंट? टैक्स मैनेजमेंट ये बहुत कम बच्चों ने सुना है। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब एक टर्म तो आपकी है फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट। होपफुली आने वाली जितनी मेरी क्लास अब बची है वो सारी इसके ऊपर जाएगी। एक बच्चा कहता है सर मैंने फाइनेंस बिल टर्म सुनी है, फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में फर्क क्या होता है सर? अब ये फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट कैसे बनेगा उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट ये समझ लेना, फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट सेम नहीं होते। फाइनेंस बिल का मतलब क्या है, एक प्रपोज्ड बिल। जब भी बजट आता है उस बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज हमारी 1 फरवरी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आपके सामने हैं। मुझे इमेजिन कर लो कि मैं आपके सामने साड़ी डाल के, मान लो यहां का देश का फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आपके सामने मैं बजट पेश करूंगी आज। अब मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट होगा ना, इसको फाइनेंस बिल बोलते हैं, इसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। सर क्या आप हमें फाइनेंस बिल दिखा सकते हो? और अगर हमें कभी फाइनेंस बिल चाहिए, एक बच्चा कहता है सर मुझे देखना है सर ये फाइनेंस बिल होता कैसे है। कि मैंने भी कई बार देखा है सर, निर्मला सीतारमण जी के हाथ में एक डॉक्यूमेंट होता है तो मुझे लगता है वो तो उनके पास ही होता होगा। अगर हमें कभी पढ़ना हो कि वो उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट करने वाली हैं, तो क्या वो हमें कभी पढ़ने को नहीं मिल सकता? मिल सकता है। जैसे ही जिस दिन ही फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है उसी दिन शाम को वह अवेलेबल हो जाता है पब्लिक के लिए। कि अगर पब्लिक में से कोई पढ़ना चाहता है कि हमने फाइनेंस बिल में क्या क्या लिखा है वो पढ़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस बिल जितना हमारे लिए है उतना देश के लिए भी है। आपको मैं दिखाता हूं, इस बार जब बजट आया था उस बजट का देखो, ये फाइनेंस बिल 2020। हाय ओ माय हाय सर ये हमें कहां मिलेगा? नालायक गूगल में मिल जाएगा। क्लास के बाद गूगल पे सर्च कर लेना फाइनेंस बिल 2020 पीडीएफ, आपके सामने आ जाएगा। ये फाइनेंस बिल है, ये जो श्रीमती निर्मला देखो लिखा ना एज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा,
ये श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हर बार बजट पेश करती हैं उसमें जो फाइनेंस बिल पेश करती हैं वो ये सारा फाइनेंस बिल होता है कि देखो कितनी मतलब अमेंडमेंट इन सेक्शन 2, अमेंडमेंट इन सेक्शन 6, 9, 9A, 10, ये सारी अमेंडमेंट हम प्रपोज कर रहे हैं, हम ये सारी अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अब ये अमेंडमेंट होगी या नहीं होगी वो बाद में पता लगेगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, उसके बाद कहीं जाके पता लगेगा कि जो हमने अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में करनी चाहिए थी वो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू आई या नहीं आई। तो फाइनेंस बिल का मतलब यह समझ लो कि जो हम चाहते हैं, फाइनेंस एक्ट का मतलब यह है कि जो एक्चुअल में होगा। सर मैं ना उसको चाहता हूं, सर मेरे को उस लड़की से प्यार है। आपको प्यार है ना, आपको क्या पता कि आपको उससे शादी होगी नहीं होगी। सर मैं चाहता हूं उससे मेरी शादी हो। सर वो चाहती है नहीं चाहती क्या पता। सर वो भी चाहती है उससे मेरी शादी हो, घर वाले चाहते हैं नहीं चाहते क्या पता। सर घर वाले ही तो नहीं चाहते, इसीलिए तो हमें मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते। नालायको आपकी एज ही क्या है, अभी 18 साल 17 साल 19 साल के आप हो नहीं, अभी से आपको इश्क हो गया, अभी से आपको इश्क हो गया नालायको। और अगर हो भी गया उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस जिंदगी में कभी मत बनाना। इधर देखो ध्यान से, अब फाइनेंस बिल क्या है कि मैं ये चाहता हूं और जो चीज एक्चुअल में होगी दैट इज फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस बिल और एक्ट में फर्क हो सकता है। बच्चा कह रहा है हाँ ये तो है सर, हमने कई बार देखा है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से कई बार हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है सर कई बार। तो ये तो होता है बिल और एक्ट में, ये तो फर्क है। कई बार बिल और एक्ट सेम हो जाते हैं, जिससे प्यार किया उससे शादी हो गई, मेरा बिल और मेरा एक्ट सेम हो गया, ठीक है जी। अब कईयों के बिल और एक्ट में फर्क होता है। तो भैया बिल का मतलब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम अमेंडमेंट क्या करना चाहते हैं, एक्चुअल में अमेंडमेंट होगी या नहीं होगी वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट आता है, हमारे एग्जाम में कभी फाइनेंस बिल नहीं आता। तो आप में से एक बच्चे का डाउट था कि सर ये फाइनेंस बिल होता क्या है जो निर्मला सीतारमन जी दिखाती हैं, तो वो अगर कभी हमें देखना हो तो ये सारा फाइनेंस बिल है। इस तरह से फाइनेंस बिल यहां से स्टार्ट होता है और यहां से ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं फाइनेंस एक्ट। ये आपका फाइनेंस एक्ट है, भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। देखो आपको दिखाऊं, यहां पे देखो क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और यहां पे देखो क्या लिखा है जी, फाइनेंस एक्ट 2020। ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। एक बच्चा कह रहा है यार जो अमेंडमेंट प्रपोज की होंगी फाइनेंस बिल में तो वही अमेंडमेंट तो एक्ट में ही होंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कई चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्लास के अंदर। अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, पहली क्लास है। ऐसी कई चीजें हैं जो फाइनेंस बिल में तो प्रपोज की गई थी बट फाइनेंस एक्ट में नहीं आई। सीतारमन जी ने बोला कि मैं ये अमेंडमेंट करना चाहती हूं इस सेक्शन में, लोकसभा के पास गया, राज्यसभा के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन किए, उनमें कुछ लोगों ने बोला हम नहीं करना चाहते जी। अब अगर उस अमेंडमेंट में मेजोरिटी ही नहीं मिली, अगर उस अमेंडमेंट में मेजोरिटी ही नहीं मिली तो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगी। और अगर फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी तो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में तो लिखी हुई थी बट हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। और आप सब जानते हो एक्ट ही सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, हम एक्ट ही फॉलो करते हैं, हम कभी बिल फॉलो नहीं करते, ये बात ध्यान देना। तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ये बात समझ ले कि जो बातें बिल में लिखी हैं वही बातें एक्ट में कन्वर्ट होंगी। 90% ऐसा होता है बट 10% ऐसा भी हो सकता है कि बातें वो एक्ट में कन्वर्ट ही ना हो। तो आपको मैं क्लास में दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखाऊंगा, आने वाले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि देखो मेरे लाल, मेरे ग्रीन कलर के बच्चे, मेरे मैरून कलर के बच्चे, देखो ये बात सीतारमन जी ने बोली थी कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। देखो ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट में कहीं पर भी नहीं है, इट मींस इनकी सहमति नहीं बनी। बट आपने मुझसे टर्म पूछी ना कि फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये फाइनेंस बिल है, ठीक है जी, ये आपका फाइनेंस बिल है और ये आपका फाइनेंस एक्ट है। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ हाँ, कहता सर आपने हमें एक वर्ड और बताया था, मैं दूसरा बच्चा कह रहा है नालायक, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल। सर ये क्या होता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल, ये क्या होता है? अब सुना ध्यान से, आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, और वही आपको बताएंगे जो चाहते होंगे दिल से कि सीएस बनने के बाद आप बहुत आगे बढ़ो। और मैं इतना खुश होता हूं कि मेरे टीचर्स ने मुझे बात बताई जब मैं सीए कर रहा था। जब हम कोचिंग लेते थे ना, जब मैं पढ़ता था सीए इंटर के अंदर, तो मुझे ना ये लगता था यार ये टीचर आया कहां से है,
इसको ये सारे लॉजिक कैसे पता है? मतलब ये जब भी कोई हमें पढ़ाता है प्रोविजन टैक्स के, तो कहते हैं कि भैया इसके पीछे का ना ये रीजन था, 1900 में ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया, फिर ये लो बना। मैंने कहा यार इन टीचर सर, मतलब सर का जन्म तो मुझे ये लग रहा है, और इसी इतनी पुरानी कहानी सर को कैसे पता? यार ये लॉजिक कैसे पता लगते हैं? आपके दिमाग में ये बातें आएंगी, आपके दिमाग में भी आएगा यार विवेक सर तो हमारे बराबर है, हमसे 2-3 महीने तो बड़े हैं, उनको इतनी पुरानी कैसे बातें पता कि भैया पहले ये था, फिर ये प्रॉब्लम आई, फिर ये प्रॉब्लम आई, फिर ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ऐसे किया। विवेक सर कैसे पता इनको? आपके दिमाग में कई बार ऐसा आता होगा कि हमें लॉजिक कैसे पता लगते हैं, हमें रीजन कैसे पता लगते हैं। वो सारे के सारे रीजन सर हमें पता नहीं होते, हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि ये 1.5-2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, 2.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए मैं मुंह उठा के यहां पे ऐसे आ गया? इस क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए 4 घंटे मुझे पहले पढ़ना है। सर आपको भी पढ़ना है यार, आपकी तो जिंदगी खराब हो गई यार, आपकी जिंदगी खराब हो गई। सर आपको पता नहीं है, पूरी पूरी रात कई बार लग जाती है इस सोच में कि अगले दिन अगर सुबह मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है, उसके डायग्राम कैसे बनाऊं कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाए। हमारी वो दुनिया नहीं है बिग बॉस आईपीएल वाले, हमारी वो दुनिया नहीं है सर। हमें तो 1 घंटा दिन के अंदर मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि चलो मैंने फैमिली को टाइम दे दिया, नहीं तो मेरी फैमिली सबसे पहले आप ही बने हुए हो अभी। तो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम मींस क्या? सीतारमन जी ने बोला, अब प्लीज ध्यान सुनना, बहुत काम के बता रहा हूं, जो बच्चे सामने बच्चे बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चे सामने बैठे हैं लेट, और कोई बच्चे लेट गए हैं, मैंने ध्यान रखना, कर्म फल भोगना पड़ता है। आई हेट यू बोलोगे, आई हेट यू टू बोलेगा रिजल्ट के अंदर। आज से लव यू बोल दो, आज से लव यू बोल दो। अभी तो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो बेस क्लियर कर रहा हूं, और ऐसी बातें क्लियर कर रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा आपको। मैं चाहता तो पहली क्लास में कहता चैप्टर 1 नोटिंग करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाना स्टार्ट कर देता, बट मैंने पहले 5 लेक्चर रखे ही इसलिए हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप वो बातें सुनो तो मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा माइंड से क्लियर हो कि सर ने हमें कुछ बताया था। इधर सुना, ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस बिल पेश करती हैं, प्लीज ध्यान सुनना, निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंस बिल पेश किया तो उन्होंने बोला जी हम इस सेक्शन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अब इस सेक्शन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे ही मैंने बोला, सीतारमन जी ने बोला कि हम इस सेक्शन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो एक सामने बच्चा बैठा था, कह रहा अरे भाई ये अमेंडमेंट करना क्यों चाह रहा है? मैंने समझ ना आ रहा कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही ना थी, हमने भी पढ़ा था ये तो, बट इसमें कोई प्रॉब्लम ना थी, तो ये अमेंडमेंट करना क्यों चाह रही है? दूसरा बच्चा बोला अरे इस वास्ते इंपॉर्टेंट होएगी अमेंडमेंट, कोई ना कोई तो दिक्कत होएगी, इस वास्ते इंपॉर्टेंट होएगी अमेंडमेंट, कोई ना कोई दिक्कत तो होएगी। वो बच्चा कह रहा है अरे भाई क्या दिक्कत है, यही तो मैंने समझना आ रहा। दूसरा बच्चा कह रहा है कोई प्रॉब्लम तो जरूर होएगी, कोई प्रॉब्लम तो जरूर होएगी। अब तीसरा बच्चा कह रहा अरे भाई क्या लड़ रहे हो, कि तो कह रहा दिक्कत होएगी, यो कह रहा दिक्कत नहीं होएगी, यो कह रहा दिक्कत है, यो कह रहा दिक्कत नहीं है, तो मैंने मेरा कैसे लगेगा कि इस लो में दिक्कत है या नहीं है? मैं कहां से पढ़ूं? अब मैं उन सब को आंसर दे रहा हूं, आप पढ़ो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल, कि जो फाइनेंस बिल में चेंजेस हैं वो चेंजेस गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम फेस की जा रही है, उसको समझने के लिए गवर्नमेंट ने क्या जनरेट किया? मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल। नाम से पता लग रहा है मेरे गुलाबी कलर के बच्चे, मेरे क्यूट कलर के बच्चे, नालायक उठ जा उठ जा उठ जा, बादाम खा सुबह उठ के नालायक, सुस्ती सुस्ती मत सो। इधर देखो ध्यान से, नाम से पता लग रहा है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल, कि इस फाइनेंस बिल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक मेमोरेंडम बनाया है। उस मेमोरेंडम में क्या होगा? इसके लॉजिक होंगे, हम ये अमेंडमेंट क्यों करना चाहते हैं, हम रीजन बताना चाह रहे हैं। ओ मतलब आपको भी नहीं पता होता कुछ, आप भी पढ़ते हो नालायक। मेरे को क्या भगवान ने दिव्य शक्ति दी हुई है? भगवान ने कहा विवेक मैं तुझे दिव्य शक्ति देता हूं, जितनी टैक्स में अमेंडमेंट आएंगी सब तुझे पता होंगी। मुझे क्या पता, मैं भी तो कहीं से पढ़ूंगा, और इवन मैं भी नहीं, पूरा दुनिया पढ़ती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जितने भी आज सीए हैं, सीएस हैं, सब पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको कुंजी बता दी कि लाइफ में जिस दिन सीएस बन जाओगे उस दिन के बाद आप कभी क्लास थोड़ा अटेंड कर पाओगे। आप क्या मुझे मैसेज करोगे सर अमेंडमेंट क्लास कब डालोगे?
कितना बुरा फील होगा आपको, यार मैं सीएस बन चुका हूं फिर मैं अमेंडमेंट क्लास देख रहा हूं मैं। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे पता लग जाए कि ये लॉजिक कहां से, आज ही मैंने आपको बता दिया, अभी तो आपका ईईटी क्लियर हुआ है ना, आज ही बता दिया कि मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल डाउनलोड कर लेना, सारे लॉजिक आपके सामने आ जाएंगे। जिस बजट में जो अमेंडमेंट आई होंगी उस बजट का मेमोरेंडम डाउनलोड कर लेना, लॉजिक आपको पता लग जाएंगे। सर क्या आप हमें दिखा सकते हो, ये देख लो मेमोरेंडम, ये होता है प्रोविजन रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्स। ये फाइनेंस बिल नहीं है, लिखा फाइनेंस बिल जरूर है, ये मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू फाइनेंस बिल है। इसमें सारी चीजों के लॉजिक होते हैं कि जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट आई है वो किस लिए आई है, उसका रीजन क्या है। ये देखो ये सारे के सारे लॉजिक हैं। सर मैं ये पढ़ता हूं उसके बाद मैं आपको ज्ञान दे पाता हूं कि देखो ये रीजन है, आपको तब लगता है अच्छा ये रीजन है। इसी को पढ़ने में 3-3 4-4 5-5 घंटे लगते हैं, तब जाके सर यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड होती है। तो आपका सारा काम मुझे करना, सर आप टेंशन मत लो, बट मैंने आपको सोर्स बता दिया कि लाइफ में कभी आप मार ना खाओ, कि फाइनेंस बिल एक अलग चीज है, फाइनेंस एक्ट एक अलग चीज है, मेमोरेंडम एक अलग चीज है। एक छोटी सी गुड़िया सामने बैठी है क्यूट सी, सर सर आप मुझे ये बताओ गला बैठ गया देख लो मेरा नालायकों। सर आप मुझे ये बताओ कि आपने हमें बता दिया फाइनेंस बिल क्या होता है, मैंने कहा। सर आपने हमें फाइनेंस एक्ट बता दिया, मैंने कहा। सर आपने मेमोरेंडम बता दिया, मैंने कहा। कहते सर आपने हमें यह भी तो बताया नहीं कि जो जून 21 में अमेंडमेंट आनी है, आपने कहा था एक ऑर्डिनेंस आया, तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये कैसा होता है सर, और क्या ये स्टार्टिंग में आता है? नहीं, अगर स्टार्टिंग में आता फिर तो बजट के अंदर ही आ जाता ना। ये नॉर्मली जो आता है ना वो ये लगा लो साल के मिड में आता है, जब आपके सेशन स्टार्ट होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उसके अंदर आता है, तब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करती है नॉर्मली। आपको मैं दिखाऊं ऑर्डिनेंस, ये देखो ये रहा भारत का राजपत्र। बच्चा कहते हैं नहीं ये तो फाइनेंस एक्ट है, ये फाइनेंस एक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020 29 सितंबर 2020 इस दिन एक्ट बना है। आपको मैंने कहा था ना डेट अभी आपको बताई थी, देखो ये है वो चीज। आपको सर एक एक बातें प्रैक्टिकली यहां पे दिखा दूंगा। आप ये ध्यान रखना सर, हमारा काम एग्जाम क्लियर करना नहीं है, एग्जाम तो 500% क्लियर होंगे, जबरदस्त नंबर से क्लियर होंगे। हमारा ये भी है कि जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में सुनते हैं। मेरे फादर अगर आज मुझसे पूछे कि बेटा ये बता क्या होता है, मुझे टैक्स बचाना है, बता मैं कैसे बचाऊं, आप उनको कंसल्ट कर पाओ। आप कंसल्टेंसी का भी काम करोगे सर, तो अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं, इस बार तो मैंने फीस ही वैसे बहुत कम ली है, क्यों? क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम है, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपनी एक्चुअल फीस लूं, बट इस बार जान जो मैं नॉर्मल लगाता हूं उससे भी डबल लगा दूंगा, सिर्फ इसलिए कि मेरी फैमिली के सिंगल सिंगल बच्चे को ना ये फील हो कि अगर हमने पढ़ा है ना तो हमने टैक्स पढ़ा है। इधर सुनो ध्यान से, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, फाइनेंस बिल बता दिया, फाइनेंस एक्ट आपको बता दिया, अमेंडमेंट एक्ट आपको बता दिया, मेमोरेंडम बता दिया। अब ये इनमें ध्यान रखना, इन चारों को मैंने अलग अलग बता दिया, चारों अलग अलग होते हैं। अब ये फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, वो सारी बातें जो होंगी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना सुनो कि आपने मुझसे क्या बोला था, आपने मुझे कहा था कि सर फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, मेमोरेंडम, और ये आपको सारी बातें बता दी, और मैंने अमेंडमेंट एक्ट भी आपको बता दिया। लो जी, अब एक बच्चा कहता है यार सर ने ना ये तो बताया ही नहीं, ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स इवेजन और ये टैक्स मैनेजमेंट क्या होते हैं। अब सुना ध्यान से, ये है क्या? अच्छा पहले मैं आपसे पूछता हूं, जिन जिन बच्चों ने कभी ये टर्म सुनी है, ये सामने एक बच्चा बैठा है, हाँ जी आप बताओ, वो क्यूट सा बच्चा जो वो जोमेटो वाला आजकल इंस्टा पे वो हो रहा है ना, वायरल हो रहा है इंस्टा पे, जो ऐसे हंसता है, उसकी स्माइल बहुत क्यूट सी है, तो सामने क्यूट सा बच्चा बैठा है। आप बताओ भाई टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं, टैक्स प्लानिंग में क्या होता है बताओ, क्या होता है टैक्स प्लानिंग में? टैक्स कम करते हैं, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस में इसमें भी टैक्स कम करते हैं, वेरी गुड। टैक्स इवेजन में क्या होता है, टैक्स इवेजन में इसमें भी टैक्स कम होता है, बहुत बढ़िया। और टैक्स मैनेजमेंट में क्या होता है ये नहीं पता। मतलब आपने बोला कि सर टैक्स प्लानिंग में भी टैक्स कम होता है, टैक्स अवॉइडेंस में भी टैक्स कम होता है, टैक्स इवेजन में भी टैक्स कम होता है, मैनेजमेंट आपको पता नहीं, चलो उसको छोड़ दो। तो एक बात मुझे बताओ ना लायक, अगर इन तीनों में ही टैक्स कम होता है फिर इन तीनों में फर्क क्या है?
इट मीन्स अगर मैं कह रहा हूं टैक्स प्लानिंग टैक्स कम, टैक्स अवॉइडेंस टैक्स कम, टैक्स इवेजन टैक्स कम, तो फिर तीनों में फर्क क्या है? अब इन तीनों में फर्क क्या है वो बहुत ध्यान सुना सर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ना लोगों को यही नहीं पता इन तीनों के अंदर फर्क क्या है। लोग हर चीज को पता क्या बोलते हैं, अगर कहीं सुन लिया ना कि टैक्स कम हो गया, कहते हैं अच्छा तूने प्लानिंग कर ली, भाई तूने टैक्स की प्लानिंग कर ली क्या? उसको यह पता ही नहीं है कि प्लानिंग हर केस में यूज नहीं होता। इट मींस जहां पर टैक्स कम हुआ हर जगह टैक्स प्लानिंग ही यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, इन तीनों के अंदर फर्क क्या है वो बहुत ध्यान सुनना। सर टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इधर सुनो ध्यान से। अब टैक्स प्लानिंग का मतलब है क्या? एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता है सर मेरे फादर की ना बहुत सारी, मैंने कहा अच्छा तो पापा क्या बिजनेस करते हैं? कहते सर मेरे पापा का ना बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो काफी अच्छा खासा बिजनेस है, होलसेल की दुकान है। तो कहता मेरे पापा की मान लो बिजनेस से इनकम आ रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 8 लाख रुपए एक साल की। मैं कहा ओ माय गॉड सही है, बहुत बढ़िया, भगवान करे इनकम और बढ़े। कहता सर मेरे फादर की ना बैंक में एफडी भी है, तो वहां से भी इंटरेस्ट आता है 2 लाख रुपए का। मैं कहा अच्छा। कहता सर मेरे फादर की ना एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से भी रेंटल इनकम आती है पूरे साल के 3 लाख रुपए। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है। कहता सर मेरे फादर ने ना प्रॉपर्टी बेची है, और प्रॉपर्टी को बेचने पे ना उन्हें प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए का, मेरे फादर के ये भी इनकम है। मैं कहा कमाल कर दी पापा ने। कहता सर एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं। कहता सर मेरे पापा ना सट्टा भी खेलते हैं। ओ माय गॉड नालायक। सर पापा की ना लॉटरी से इनकम भी है, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, इनसे इनकम भी है 3 लाख रुपए। सर ये मेरे पापा की इनकम है, इतनी सारी इनकम है सर, मेरे पापा टैक्स पे करते हैं बहुत ज्यादा। और सर मैंने पापा के मुंह से ही सुना था कि पापा ना 30% टैक्स पे करते हैं, और पापा बड़े परेशान हैं सर, पापा चाहते हैं मेरा टैक्स कम हो जाए। सर अगर मेरे फादर टैक्स कम करना चाहते हैं तो मेरे फादर कैसे टैक्स कम कर सकते हैं, प्लीज आप हमें ये बता दो। अब सुना ध्यान से, अगर आपके फादर साथ ही बैठे, पापा साथ बैठे, हाँ सर अब तो आपने बोला ना कि हम शाम को क्लास देखनी है, तो मैंने ना 8 से 10:30 का ही टाइम टेबल बनाया है, तो पापा घर ही होते हैं, पापा मेरे साथ ही बैठे हैं। अंकल जी नमस्ते, बढ़िया हो अंकल जी, आपके पापा मतलब बेटे ने सारी इनकम आपकी बता दी, आपको दिक्कत तो नहीं है? और बेटे नालायक तूने मेरी सारी इनकम बता दी। पापा मैंने तो इसलिए बताई है ना कि आप टैक्स कम करना चाहते हो, तो सर की पहली क्लास है, सर बताना चाहते हैं, इसलिए मैंने बताई है। ओहो फिर ठीक है, हाँ बेटे कोई दिक्कत नहीं है, इसने सारी इनकम बता दी। आप बताओ, अब मेरे आपके फादर से क्वेश्चन है, पापा आप एक बात बताओ, पापा बोलूं या अंकल बोलूं? मैं तो कुछ भी, मतलब चलो कुछ भी बोल लेता हूँ, कोई बात नहीं, पापा बोल दिया अंकल बोल दिया। आप एक बात बताओ कि आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है? अंकल आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है? मतलब लाइफ का इंश्योरेंस होता है, आपको पता है एलआईसी तो इंश्योरेंस होता है, तो आपने कभी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है? नहीं, क्यों? क्यों नहीं कराया अंकल? कह रहे मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं कौन सा भी ये नालायक, ये तेरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, एलआईसी करा लो, मैं कौन सा भी मर रहा हूं। पापा मैं ये नहीं कह रहा किसी की लाइफ का भरोसा थोड़ा है, मैं तो कहता हूं क्या बहुत साल जियो, मतलब इतना साल जियो, इतना साल जियो कि सब चले जाएं, आप अकेले रहो यहाँ पे। बच्चा कह रहा है मतलब, अरे मतलब मेरी दिल से दुआ है कि आपकी फैमिली अच्छी रहे, बट एक बात में बताना, लाइफ तो अनसर्टेन है। अब अगर लाइफ अनसर्टेन है और अगर कल हमारी लाइफ को कुछ हो गया तो हमारी फैमिली वाले कहां जाएंगे? क्या उनके लिए कुछ आपने सोचा है? पापा कह रहे नहीं बेटे। तो कह रहे अगर मैं लाइफ का इंश्योरेंस करवा लूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा? पापा अगर आप लाइफ का इंश्योरेंस करवा लोगे ना, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर इस इनकम में से जितना आप एलआईसी के लिए पैसा दोगे उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे। इट मींस पापा अगर आपने इस इनकम में से 1 लाख रुपए एलआईसी में दे दिया ना, तो उस 1 लाख पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ये बात कहती है। चलो पापा ये क्वेश्चन छोड़ो, आपने क्या पापा हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया? बेटे नहीं, मैंने तो हेल्थ का भी नहीं कराया। क्यों नहीं कराया अंकल? आजकल तो वैसे ही कोविड की प्रॉब्लम चल रही है। अब अगर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर 1% प्रॉब्लम हो जाती है, सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। और अगर वही आप इंश्योरेंस करवा लेते, इंश्योरेंस कंपनी वाले पेमेंट करते, आपका पैसा बच जाता। सिर्फ है क्या, थोड़ा बहुत प्रीमियम ही तो पे करना पड़ता। बेटे ये बात तो सही कह रहा है, फिर हम कैसे करें? अंकल इंश्योरेंस कराओ हेल्थ का। और कमाल की बात, अगर आप हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हो तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम तुम्हें डिडक्शन देंगे,
हम उस इनकम पर टैक्स ही चार्ज नहीं करेंगे। अंकल आगे जाके मैं आपके बेटे को एक सेक्शन कराऊंगा, उन सेक्शन के अंदर बताऊंगा कि देखो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि यहां यहां पे इन्वेस्टमेंट करो, इस इन्वेस्टमेंट पे हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी, मेरे ग्रे कलर के बच्चे, अंकल आपको नहीं कह रहा, साथ में उसको कह रहा हूं कि आपको मैं आगे जाकर एक चैप्टर कराऊंगा जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन का चैप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन का चैप्टर। उस चैप्टर में इतने सारे पॉइंट हम कवर करेंगे जिसमें गवर्नमेंट ये बात स्पेसिफिकली लिखेगी कि अगर किसी पर्सन ने यहां यहां इन्वेस्टमेंट की है, अगर किसी पर्सन ने यहां यहां पे इन्वेस्टमेंट की है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा ना उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे। अब सोच के बोलना, सोच के बोलना, आर इंडिया में जितने लोगों ने, आर इंडिया में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहां पे की होगी, तो क्या उनके पैसे पर टैक्स चार्ज होगा? नहीं होगा। और अगर टैक्स चार्ज नहीं होगा, मतलब अगर आपके फादर की इनकम 8, 2, 10, 3, 13, 5, 18 और 3, 21, इस 21 लाख में से मान लो आपके फादर ने 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, उन सेक्शन में जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आपके फादर की इनकम जो होगी 15 लाख रुपए की होगी। बच्चों कहते हो भाई साहब, कहता सर पापा तो फिर 21 लाख पर टैक्स पे करते, अब तो 15 पर पे करेंगे। मैंने कहा हाँ सर, अगर 21 पर पे करते टैक्स ज्यादा आता। मैं कहा बिल्कुल ज्यादा आता। सर 15 पर पे करेंगे टैक्स कम आएगा। मैं कहा बिल्कुल कम आएगा। सर मेरा टैक्स कम हो गया, अब अगर ये मेरा टैक्स कम हो गया तो ये क्या है, इसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। इट मींस टैक्स कम करना, टैक्स प्लानिंग तो है, बट हर केस में टैक्स कम करना, हर केस में प्लानिंग बनेगा ऐसा नहीं है। सर मतलब आपने लाइन क्या बोली है, मेरे गोलू, मेरे नोनू, टैक्स कम करना टैक्स प्लानिंग है, बट टैक्स कम करना टैक्स प्लानिंग ही है, मैं ये नहीं कह रहा। ये जो टैक्स कम करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये एक टैक्स प्लानिंग है। डिडक्शन क्लेम करना, एग्जम्पशन क्लेम करना, जो गवर्नमेंट ने हमें खुद ही बताई हैं कि अगर इंडिया में रहने वाला कोई पर्सन अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, हम उसकी इनकम माइनस कर देंगे, इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, उसकी इनकम एग्जम्प्ट कर देंगे। तो जब गवर्नमेंट खुद कहती है कि तुम यहां पे आओ, हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, तो जब गवर्नमेंट खुद ही बेनिफिट देकर खुद ही हमारा टैक्स कम करवाना चाहती है, उसको प्लानिंग बोलते हैं। आपको मैं आगे रखकर बताऊंगा, इनकम टैक्स में कई सारी एग्जम्पशंस हैं, इनकम टैक्स में कई सारी डिडक्शंस हैं। तो इनकम टैक्स में जहां जहां एग्जम्पशन की बातें होंगी, जहां जहां डिडक्शंस की बातें होंगी, वहां वहां सारी बातें टैक्स प्लानिंग की होंगी। तो आज अगर कभी ध्यान रखना, अब नालायक मत बन जाना। अब मार्केट में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इवन सीएस, जो बड़े बड़े सीए हैं, बहुत सारे सीएस बनने के बाद भी हर चीज को टैक्स प्लानिंग का नाम दे देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है लॉ में क्या लिखा हुआ है। बट मेरी फैमिली का बच्चा उन्हें बताएगा कि टैक्स प्लानिंग, हर केस में टैक्स प्लानिंग नहीं होती। टैक्स कम करना हर केस में टैक्स प्लानिंग के दायरे में नहीं आता। वो हमें देखना पड़ेगा कि आपने टैक्स कम करने का तरीका कौन सा यूज किया। अगर आपने टैक्स कम करने के लिए डिडक्शंस यूज किए हैं, अगर आपने टैक्स कम करने के लिए एग्जम्पशंस यूज किए हैं, फिर तो वो टैक्स प्लानिंग में कवर होगा, नहीं तो वो टैक्स प्लानिंग में कवर नहीं होगा। एक बच्चा कहता है भाई सर मेरी बात सुन लेंगे क्या? मतलब अगर मैं सर से क्वेश्चन पूछूं तो क्या सर मेरी बात सुन लेंगे? क्योंकि मेरे मन में ना क्वेश्चन आ रहा है, और अब ये सर की पता नहीं, अब क्लास तो चल रही है, सर के सामने कैमरा, तो क्या सर हमें देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूं, 100% देख रहा हूं। ये देखो सामने मेरे इतने, अरे यार जब तुम हंसते हो ना मजा आ रहा था मेरे को कसम से। एक बार ताली मारो फटाफट सबके लिए, ताली मारनी है नालायक को, ताली मारो। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं, सर कौन सा देख रहे हैं, सर तो पागल मार रहे हैं, ताली मारो नालायक, ताली मारो। यस, इधर सुना ध्यान से। अब बच्चे का डाउट आया, बच्चा कहता है सर एक बात आपको बतानी है। मैंने कहा बताओ। कहता सर इधर आओ, पास आओ, यहीं से बता दो ना। नहीं नहीं सर पास आओ, सर सारे सुन लेंगे, चलो बताओ। कहता सर मेरे पापा ने ना टैक्स तो कम किया है, बट इस तरह से कम नहीं किया जैसे आप कह रहे हो डिडक्शन एग्जम्पशन। मैंने कहा है फिर कैसे कम किया है? कहता सर पापा ने ना मम्मी को एसेट ट्रांसफर कर दी, और मम्मी इनकम कमा रही है उस एसेट से, तो पापा की इनकम तो कम हो गई क्योंकि वो एसेट तो पापा की थी। मैं कहा हाँ पापा ने ऐसा कर दिया।
कहता सर और सुनो। कहता सर पापा ने ना मेरे भाई की वाइफ को भी एसेट ट्रांसफर कर दी, मतलब सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर दी, और सन्स वाइफ भी इनकम कमा रही है, तो एसेट पापा की थी, पापा की इनकम डाइवर्ट हो गई, टैक्स कम हो गया। मैं कहा "हाँ, वाह, 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 वाह।" फिर पापा ने ये क्या कर दिया। कहता सर एक बात और बतानी है। मैं कह रहा हूं पापा की पोल आज खुल ही जाए। मैं कहा पापा घर में तो नहीं है। कह रहा नहीं है तभी तो पोल खोल रहा हूं। मैं कहा बताओ। कहता पापा ने अपनी कुछ इनकम माइनर बच्चे को ऐसा ट्रांसफर कर दी। सर मेरा एक छोटा भाई है, वो माइनर है, 14 साल का है, उसको कुछ इनकम ट्रांसफर कर दी। अब आप जानते तो हो कि माइनर तो टैक्स पे करता ही नहीं है, तो पापा ने इनकम डाइवर्ट कर दी, पापा का टैक्स कम हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर कि जो आपने तरीका बताया उसमें से तो एक भी तरीका नहीं है। मैंने कहा नहीं है, और जो आपके पापा ने तरीका यूज भी किए ना बेटे, ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। सर क्या है? अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस का मतलब ही होता है, अवॉइडेंस का मतलब ही होता है कि एक बात मैंने सोच के बोलना, आज जो हम इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोच के बोलना, क्या ये सारा लॉ पूरा परफेक्ट है? क्या ये पूरा इनकम टैक्स लॉ जो बना है क्या पूरा परफेक्ट है? हो ही नहीं सकता। सर अगर ये लॉ पूरा परफेक्ट होता, इस लॉ में कोई प्रॉब्लम ना होती, तो हर साल बजट में अमेंडमेंट क्यों आती? हर बार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी क्यों बोलती कि इस लॉ में यह कमी थी, लोग इस कमी का फायदा उठाते थे, इसलिए हम इनकम टैक्स में चेंज कर रहे हैं। हर बार निर्मला सीतारमण जी इतने मोटे मोटे बिल क्यों पेश करती? इट मीन कुछ तो लॉ में कमी रह जाती है, क्योंकि लॉ को बनाने वाले भी इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, और उस गलती का फायदा उठाती है 130 करोड़ की जनता, हमारे देश की जनता। सर हमारे देश के लोग ना ऐसे बैठे होते हैं, जिस दिन बजट आता है ना, जिस दिन बजट आता है उस दिन बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े सीएस जो टैक्सेशन में काम करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। ओ सीतारमण जी ने ये अमेंडमेंट की है, यस इस अमेंडमेंट में ये गलती है। अब जैसे ही वो गलती पकड़ में आ गई, तो उस गलती से क्या होगा? टैक्स कम होगा। उस गलती को मैं यूज करूंगा। कई बार ऐसे ही तो आप करते हो, एक इंसान की अगर कमी पता लग जाए ना, आप उसकी लेनी देनी कर लेते हो, आप उसकी लेनी देनी कर लेते हो सर। जैसे मेरे केस में है, मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है, मैं नॉर्मली सबकी बातें मान लेता हूं। मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं कि मैं तो अच्छे कर्म करूं, बट कई बार लोग इसका फायदा उठा जाते हैं। अब सोच के बोला, उन्हें पता है विवेक सर में ये कमी है, उस कमी का फायदा उठाऊंगा और अपना बेनिफिट करूंगा, बट एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी तो हर्ट होगा, क्या पता उस कमी को मैं दूर कर दूं। अब जैसे सीतारमण जी ने बिल पेश किया, लोगों ने कहा ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती, और जैसे ही वो गलती पकड़ी, उन्होंने कहा बस गलती पकड़ में आ गई। सर क्या लॉ में गलती भी रहती है? हो जाती हैं। आपको मैं इनकम टैक्स में कई जगह दिखाऊंगा, लॉ बना हुआ है, उस लॉ में कई कमियां हैं, उस कमी को लोग यूज करते हैं, उस कमी को यूज करके लोग प्लानिंग कर जाते हैं, अवॉइडेंस कर जाते हैं। सर आपके लिए जो मैं इनकम टैक्स की बुक आपको दूंगा, वो आपके लिए एक बुक होगी, मेरे लिए वो रोजी रोटी है। बच्चा कह रहे बुक कब मिलेगी, ये तो बता दो। आपको भी स्टार्टिंग में नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना अमेंडमेंट्स मुझे डालनी है, कई अमेंडमेंट चल रही हैं। बैच मेरा जनवरी में स्टार्ट होता है, इस बार मैंने अक्टूबर में कर दिया, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट जल्दी आ गया ना, ईईटी का रिजल्ट पहले आ गया। तो आपको स्टार्टिंग में नोट्स मिलेंगे, अक्टूबर के मंथ में नोट्स मिलेंगे, नवंबर के फर्स्ट वीक तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि बुक यहां से मैं डिस्पैच करवा दूं, ठीक है। बट नवंबर के फर्स्ट वीक तक का मुझे टाइम दो। नोट्स होंगे, प्रिंटेबल होंगे, प्रिंट भी करवा सकते हो, नहीं करवाने कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख सकते हो। वैसे अभी नोट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, अक्टूबर के मंथ में जितनी नोटिंग मैं क्लास में कराऊंगा, उस नोटिंग से भी पढ़ लोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक मैं यहीं पे खोल के दिखा दूंगा, यहां से ही देख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है ना। नोट्स वैसे आपको मिल जाएंगे। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, लो में कमियां होती हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। जब हम कई सेक्शन पढ़ेंगे ना, आप मुझे खुद ही कहोगे सर इस लाइन में ये कमी लग रही है, फिर याद कराऊंगा मैं आपको, याद करो। इस कमी को यूज करके आज कई लोग टैक्स कम करते होंगे, और अगर उस कमी को यूज करके, जब लॉ में एक लूपहोल है, उसको बोलते हैं लूपहोल, लॉ में एक लैक्यूना है, लैक्यूना का मतलब कमी। अब उस लूपहोल को यूज करके और लैक्यूना को यूज करके अगर मैंने अपना टैक्स कम किया, उसको हम टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। अब जो आपके पापा ने काम किए ना, ये सब टैक्स अवॉइडेंस है।
क्योंकि आपको दिखाऊंगा लॉ में कुछ जैसी हैं कि अगर मैं अपनी मदर को इनकम ट्रांसफर करूं, फादर को इनकम ट्रांसफर करूं, उस केस में वो इनकम मेरे अंदर क्लब होती नहीं है। और अगर मैं ऐसे इनकम डाइवर्ट करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे तो करता हूं। और मुझे 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए सीए बने हुए, मैंने आज तक इतना कभी टैक्स पे नहीं किया, इवन टैक्स पे ही नहीं किया। मेरी वैसे तो मेरी इनकम नहीं है, मेरी इनकम इतनी है भी नहीं, सही बताऊं तो मैं, मेरी इनकम ही टोटल मेरे ख्याल से पूरे साल के मैं 2-2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। वो 2.5 लाख तो इनकम ऐसे एग्जाम्प्ट है, बट कई लोगों की तो करोड़ों की इनकम होगी ना, कई लोग ऐसे होंगे। अब सोच के बोलना, जो लोग ऐसे होंगे, अब मेरी तो चलो इनकम नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं इनकम डाइवर्ट कर दूं थोड़ी बहुत। अब जो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, तो डाइवर्जन ऑफ इनकम से क्या हो रहा है, मेरी इनकम मैंने पापा को डाइवर्ट कर दी, मेरी इनकम मैंने मम्मी को डाइवर्ट कर दी, तो जब ये डाइवर्जन हुआ तो मेरा टैक्स बच गया ना। इसको अवॉइडेंस बोलते हैं, इसको प्लानिंग नहीं बोलते। ये गवर्नमेंट खुद थोड़ा बोलेगी विवेक इधर आ, तेरे पास 20 लाख रुपए की इनकम है। मैं कहा हाँ, कहते 20 लाख में से 8 लाख मम्मी को ट्रांसफर कर, 4 लाख पापा को ट्रांसफर कर, ले तेरा टैक्स कम हो गया। मैंने कहा ओह माय गॉड, गवर्नमेंट आप मुझे खुद ही बता रहे हो कि मैं ये काम करूं? गवर्नमेंट कहती है हाँ। क्या गवर्नमेंट ऐसा कभी करेगी क्या? क्या गवर्नमेंट कभी ऐसा करेगी क्या? सर गवर्नमेंट पागल थोड़ा है। गवर्नमेंट कभी ये थोड़ा बताएगी इसको इनकम डाइवर्ट करो, गवर्नमेंट का नुकसान है, गवर्नमेंट का टैक्स कम हो रहा है। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि लॉ में क्या कमी है, उस कमी को यूज करके मैं टैक्स कैसे कम कर सकता हूं। तो और ये सारी बातें मैं आपको आगे रख के बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग जो ये टैक्स कम करते हैं ना सर, ये जो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, कि लॉ में जो कमियां ढूंढते हैं, वो सारी की सारी कमियां लोग कैसे ढूंढते हैं, ये सारी बातें मैं आगे रख के देखेंगे। बट इतना समझ लो, प्लानिंग का मतलब, दोबारा बोलो, प्लानिंग का मतलब क्या है जी? हाँ नहीं, प्लानिंग का मतलब क्या है? नालायक बच्चा कह रहा है टैक्स कम करना, इतना मेरा गला फटने को हो गया नालायक। मैंने प्लानिंग का मतलब टैक्स कम करना बताया है, टैक्स कम कैसे करना। यस, एक बच्चा कह रहा है सर मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात और ध्यान सुनना, जितने मेरे जून 21 वाले बच्चे हैं जो मेरी क्लास देखेंगे, सबने अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करना है उस नंबर पे, सबने नाम मुझे व्हाट्सअप करना है। मैं डेली हर बच्चे का नाम लिया करूंगा ताकि एक फैमिली वाली फीलिंग आए, ये फीलिंग आए कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम सामने ही बैठे हैं। किसी का नाम, मतलब मेरे को तो पता नहीं ना भी नाम, क्योंकि मेरी पहली क्लास है, तो मैंने आपको नंबर दे दिया। हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना नाम व्हाट्सएप करे। और ये डरना मत कि सर मेरा नाम लेके मुझसे पूछेंगे, खुश होना कि सर ने मेरा नाम लिया, मेरी बारी आई, मेरा बताने का है। और दिल खोल के बताना, चाहे आप घर में बैठे हो, घर वाले पागल समझे यार, मैं कह रहा हूं पागलों ने ही दुनिया बदली है। पागल होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, एक पैशन लेके आओ, एक एनर्जी लेके आओ, पागल बन के दिखाओ सर अगर मेरा पढ़ाने का पैशन है तो आपका पढ़ने का पैशन भी होना चाहिए। पागलों ने इतिहास लिखा है सर, मैं बिलीव में, आप इतिहास उठा के देख लो, पागलों ने इतिहास लिखा है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सियाने लोग हैं ना, वो इतिहास नहीं लिख पाते, जो पागल बन जाते हैं किस चीज के लिए, वो इतिहास दोहराते हैं। तो हमें पागल बनना पड़ेगा, हमें डिग्री लेनी है, जून 21 में एग्जाम निकालने हैं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं घर बैठ के पार्टिसिपेट करूंगा, चाहे मुझे घर वाले पागल समझें। तो सिंपल सी बात बस ये है। तो मुझे आप सबने नाम भेजना है, हर बच्चे का नाम लेके मैं बुलाऊंगा कि बेटे तू बता कि बता इसका आंसर क्या, जो भी हमने क्लास में किया। बच्चा कह रहा है ठीक है, यस। इधर देखो ध्यान से, तो मुझे बताओ फटाफट से प्लानिंग, जो बच्चा सामने बैठा है। सर टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग सर ने कहा था, टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है सर टैक्स कम करना। और ये टैक्स हम पता कैसे कम करते हैं, टैक्स हम कम करते हैं सर, आपने कहा था LIC करा लो, मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, ये करा लो, वो करा, नालायक ऐसे मत बताओ LIC करा लो, मेडिकल इंश्योरेंस करा लो। आप मेरे को ये बताओ उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं यार? मैं तो सो गया था, मेरी आंख लग गई थी यार, कैसे बता पाऊं सर को, सर तो गुस्से होते जा रहे हैं। दूसरे वाला बच्चा बताओ यार, ऐसे मत करो प्लीज यार, दूसरे वाला बच्चा बताओ, आप बताओगे ना पक्का पक्का? यस सर। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि टैक्स कम करना होता है, और टैक्स कम करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। तो आपने कहा था कि जो एक पहला तरीका होता है कि गवर्नमेंट हमें खुद कहती है कि अगर तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम तुम्हें ना डिडक्शंस देंगे। सर ऐसे इनकम टैक्स में कई एग्जम्पशंस होती हैं, उसको हम यूज करके टैक्स कम करते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीजों को यूज करके अगर हम अपना टैक्स कम करें सर, वो प्लानिंग में कवर होता है। वेरी वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, लव यू सो मच मेरे बच्चे, मेरे लाल, बहुत आगे जाओगे आप, टेंशन मत लो। चलो और बताओ, अवॉइडेंस कौन बताएगा जी? अवॉइडेंस कौन बताएगा? अवॉइडेंस, यस, सामने एक बच्चा बैठा है, गुड़िया, यस आप बताओ जी, अवॉइडेंस किसे कहते हैं? सर अवॉइडेंस, सर अवॉइडेंस का मतलब ये होता है यार, सर ने सर 2 मिनट सर, प्लीज 2 मिनट रुक जाना, मैं बीच में कोई नहीं बोलेगा सर, मैं बताऊंगी पक्का आपको। हाँ हाँ आप बताओ, टेंशन मत लो, टाइम ले लो।
अवॉइडेंस अवॉइड, हाँ सर, अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आपने कहा था कि टैक्स कम करने के कई सारे तरीके होते हैं ना, तो अवॉइडेंस में क्या होता है कि जैसे अब आपने बोला निर्मला सीतारमण जी जब हर बार बिल पेश करती है तो उस बिल में ना कई बार कमियां रह जाती हैं। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अब उस कमियों को ना कई लोग पकड़ लेते हैं, और उस कमी को यूज करके जब हम टैक्स कम करते हैं, उस लूपहोल को यूज करके, उस लैक्यूना को यूज करके जब हम टैक्स कम करते हैं, तो उस टैक्स को गवर्नमेंट थोड़ा बोलेगी तुम ऐसे टैक्स कम करो, वो तो हमने कमी पकड़ ली, उस कमी को हमने यूज किया और टैक्स कम कर दिया। सर इसको अवॉइडेंस बोलते हैं। वेरी वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छा अगला बताओ जी, अगला कोई और, अब रह गया इवेजन। इवेजन बताओगे? बच्चा कह रहा है वो तो आपने ही नहीं बताया, चलो मैं बताता हूं। इवेजन नाम से पता लग रहा है, इवेजन का मतलब क्या होता है? चोरी। इवेजन का मतलब क्या होता है? इलीगल तरीका। इवेजन का मतलब क्या होता है? लॉ को ब्रेक करना। इवेजन का मतलब क्या होता है? लॉ को फॉलो ही ना करना। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, कल की बात है, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, ए जी सुनते हो? मैंने कहा क्या? यदि टमाटर लेके आने हैं घर में ना, प्याज टमाटर खत्म हो रहे हैं। मैंने कहा यार कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, मेरा कल से बैच स्टार्ट होने वाला है, मुझे बच्चों के लिए नोट्स बनाने हैं। ए जी आप कुछ भी करो, ये घर का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चलो ठीक है। मैं चला गया मार्केट, मैंने कहा मार्केट, मैंने कहा भैया 2 किलो टमाटर देना, 2 किलो प्याज देना, ये अपना सामान थोड़ा बहुत घर का था मैं ले आया। अब सोच के बोलना, ये जो मैंने मार्केट में खर्चा किया, क्या ये खर्चा मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है? क्या ये खर्चा मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है? बच्चा कह रहा है यस। क्यों बे, प्रोफेशन से क्यों रिलेटेड है? बच्चा कह रहा है आपका तो बिजनेस ही है ना डेली मार्केट में जाना, नालायक। मैं गुस्से नहीं होना चाहता, पहली क्लास है आपको। बच्चा कह रहा है आपका तो काम यही है कि आप मार्केट में तो सब्जियां लेके आते हो। आपको क्या लग रहा हूं मैं नहीं जाता मार्केट में, मेरी धर्म पत्नी जाती है, मैं तो वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नालायक को इधर देखो ध्यान से। बच्चा कह रहा है आपको भी जाना चाहिए ना, फिर आप क्यों नहीं जाते? अच्छा भाई जाऊंगा जाऊंगा, इधर सुन लो ध्यान से, पहले हद हो गई, पहले तो बीच में बच्चा कहेगा ये अभी शादी की बातें कर रहे हो नालायक, पहले सीएस की बातें करो, इधर देखो ध्यान से। तो अब जो ये मैं मार्केट से सामान लेके आया, ये खर्चा सच्चाई से, सच्चाई से प्लीज, क्या ये खर्चा मेरा पर्सनल है, बिजनेस का है? पर्सनल है। अब सोच के बोला, इस पर्सनल खर्चे को अगर मैं अपने बिजनेस के पीएनएल में डेबिट कर दूं तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सर याद करो, पीएनएल में डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ऑल द इनकम। मेरे पीछे बोलो, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ऑल द इनकम। अब अगर मैं ये पर्सनल खर्चे को बिजनेस के पीएनएल में डेबिट कर दूं, मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और अगर मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। बट सोच के बोलना, क्या पर्सनल खर्चे बिजनेस के पीएनएल में डेबिट होने चाहिए? कभी भी नहीं होने चाहिए। तो क्या ये मैंने प्लानिंग की? प्लानिंग तो है ही नहीं, गवर्नमेंट थोड़ा बोलेगी। क्या मैंने अवॉइडेंस की? अवॉइडेंस भी नहीं है सर ये, ना ना अवॉइडेंस भी नहीं है, लो में कोई कमी नहीं है। लो ने साफ साफ बोला है कि बिजनेस के पीएनएल में बिजनेस के खर्चे ही डेबिट होंगे, बिजनेस के पीएनएल में बिजनेस के खर्चे ही डेबिट होंगे। मैंने उसकी बात ना मान के मैंने पर्सनल खर्चे डेबिट कर दिए, तो मैंने लो को ब्रेक किया ना। और अगर मैंने लो को ब्रेक किया, उस लो को ब्रेक करके अगर मैंने टैक्स कम किया, इसको इवेजन बोलते हैं। इवेजन का मतलब ये होता है खर्च ज्यादा दिखा देना, सेल कम दिखा देना, पर्सनल खर्चे बिजनेस में डेबिट कर लेना। कई प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिखाऊंगा आज, कई खर्चे लोग ऐसे डेबिट करते हैं जिनके बिल एक्चुअल नहीं होते, नकली होते हैं। सर नकली बिल मार्केट से मिल जाते हैं? यस मिल जाते हैं। और कई दुकानदार ऐसे बैठे हैं सर मार्केट में जो कुछ कमीशन लेंगे, नकली बिल काट के दे देंगे आपको, एक्चुअल में सामान लिया भी नहीं है, बिल आपके पास है, खर्चा डेबिट हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। इवेजन ये होती है। और सर अगर इवेजन में आप पकड़े गए ना, गवर्नमेंट पता क्या करती है? खोपचे में लेके जाती है फिर। और अब खोपचे में ऐसे मुर्गा बनते थे ना बचपन में, मैं ऐसे पैर में से ऐसे हाथ निकाल के मुर्गा बनते थे, और पीछे कई बार मास्टर डंडा मारते उई ऐसे करते थे ना, वही हालात होते हैं आपके इवेजन में अगर पकड़े गए। ये उई उई निकलती है फिर आपके पीछे, ध्यान रखना ये बात। तो इवेजन में पकड़े जाना बहुत गलत है। अवॉइडेंस में गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि लॉ बनाने वाले से गलती हुई, हमने वो गलती पकड़ी है। प्लानिंग में गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि प्लानिंग तो गवर्नमेंट ने खुद करवाई है। इवेजन में अगर आप पकड़े गए भाई साहब, बहुत जबरदस्त धुनाई होती है, गवर्नमेंट खोपचे में लेके जाती है, फिर वहां मारती है, ध्यान रखना। बच्चा कहते हो तेरी का, फिर तो भाई साहब बचना पड़ेगा। यस, तो 3 टर्म्स मैंने भी आपको बता दी हैं। एक तो मैंने आपको बताई प्लानिंग, प्लानिंग मैंने आपको बता दी है।
उसके बाद अवॉइडेंस आपको बता दिया, एविएशन आपको बता दिया, और एक लास्ट है मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है वैसे। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी इनकम टैक्स के कंप्लाइंस हैं, आपने कभी सुना होगा लोग रिटर्न फाइल करते हैं, कभी सुना लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं? हाँ 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 हाँ। सर यही तो बात मेरे पापा ने पूछनी थी, सर क्या आप हमें रिटर्न फाइल करना सिखाओगे? सब कुछ करेंगे। रिटर्न कौन सी फाइल होती है, किस फॉर्म में फाइल होती है, रिटर्न कौन फाइल करता है, कब फाइल करता है, कैसे फाइल करता है। मैंने कहा ना पहली 5 क्लास बस मुझे दे दो, सिर्फ पहली 5 क्लास। 5वीं क्लास के एंड में आपको मैं इतना तैयार कर दूंगा कि आपको यह लगेगा कि आपने कम से कम 20-30 लेक्चर अटेंड कर लिए। बस 5 क्लास सर। आज तो पहली क्लास है ना, आज तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है आपको। देखो पूरे इनकम टैक्स में आज हमने किया क्या है, हम सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक नई दुनिया है। आपने सिर्फ पहले सुनी है, उसको मैं फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें आपने सुनी है ना वो ये होती है। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके इनकम टैक्स में कंप्लाइंस होते हैं, जैसे रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की पेमेंट करके आना, ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपने सही टाइम पर की हैं तो इट मींस आपने टैक्स की मैनेजमेंट सही से की है। तो अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, ये सारे टर्म्स मुझे बताओ जी, ठीक है। अब आज ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा हम सेशन नहीं लेंगे क्योंकि पहली क्लास है। अच्छा एक बात और सुना ध्यान से, डेली हमारी क्लास 2.5 घंटे तक, 2 से 2.5 घंटे के बीच में होगी। कभी 2 घंटे की होगी, कभी 2.25 घंटे की होगी, कभी 2.5 घंटे की होगी, कभी अगर छोटा टॉपिक होगा तो 2.25 घंटे की भी होगी, ठीक है। बट हाँ 2.5 घंटे तक मैक्सिमम क्लास होगी। तो अपना टाइम टेबल जो बनाना है ना वो अपने 2.5 घंटे का बनाना है। अगर क्लास 2.5 घंटे की है तो पूरी क्लास 2.5 घंटे में कंप्लीट करनी है, आधा घंटा अपने रिवीजन का देना है। अगर क्लास 2 घंटे की है तो 1 घंटा रिवीजन का देना है। अगर क्लास किसी दिन जैसे आज 1.5 घंटे की है तो आपने फिर 1.5 घंटा मतलब 3 घंटे आप एक दिन में टैक्स के निकालोगे, जिसमें आप ये मानोगे कि 2.5 घंटे की क्लास है, आधा घंटा रिवीजन करूंगा। 2 घंटे की है, 1 घंटा रिवीजन करूंगा। बच्चा कह रहा है सर 1 घंटे से पहले अगर रिवीजन हो गई तो जो आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा उसकी रिवीजन स्टार्ट करो। मतलब मेरी फैमिली का हर बच्चा कम से कम भी 3 घंटे तो रिवीजन के देके ही चलेगा। 3 घंटे टैक्स के रिवीजन के, 3 घंटे टैक्स के। अब जितनी देर की वो क्लास खत्म होगी उसके बाद का टाइम जो होगा वो रिवीजन का होगा। 3 घंटे आपने मैनेज करने हैं। आप चाहे वो 8 से 11 बनाओ, चाहे वो 9 से 12 बनाओ। रात को बनाना, क्योंकि रात को नींद आती है। और अगर रात को ही टैक्स का शेड्यूल बना लोगे तो एक तो बीमारी खत्म हो जाएगी वो आईपीएल वाली, एक बीमारी खत्म हो जाएगी बिग बॉस वाली, और दूसरा पढ़ने में इंटरेस्ट शाम को बहुत बढ़िया आता है। और प्रैक्टिकल पेपर वैसे ही है तो पढ़ने का एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। तो आपने शाम को बनाना है, ठीक है, पक्का पक्का? यस सर। चलो अब मुझे फटाफट से बस लास्ट टाइम रिवीजन करा दो जी, फिर आज की क्लास को हम पैकअप करेंगे। मैंने कौन कौन सी बातें बताई हैं? फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, मेमोरेंडम, उसके बाद फिर टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट। हाँ जी, अब मुझे टोटल मिला के 7 बच्चे चाहिए जो मुझे आंसर देंगे। 7 बच्चे, बताओ जी। यस, ये जो बच्चा येलो कलर का टी शर्ट डाल के सामने बैठा है, आप बताओ जी। येलो कलर जो सामने बैठा बच्चा, मेरे आंखों के सामने एक येलो कलर का बच्चा आ रहा है, नालायक। आपसे ही बात कर रहा हूं। यस, हंसो मत, फटाफट से बताओ। फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? सर अलग अलग होते हैं। फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है? सर फाइनेंस बिल का मतलब ये होता है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो अमेंडमेंट लेके आना चाहती है ना, मतलब जो अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहती है वो ना फाइनेंस बिल में होती है। और फाइनेंस एक्ट में क्या होता है? सर फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंस एक्ट मींस एक्चुअल चेंजेस जो आ चुके हैं। इन दोनों के अंदर फर्क ये हो सकता है कि जो चेंजेस गवर्नमेंट लाना चाहती है मे बी वो आगे जाके पास ना हो, तो अगर वो पास नहीं होंगे तो फाइनेंस एक्ट में नहीं आएंगे। हाँ सर, हमें ना ये नहीं पता कि बिल से एक्ट कैसे बनता है, वो आपने हमें कहा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अगला बच्चा जी, आप मुझे बताओ जी मेमोरेंडम क्या होता है? सर मेमोरेंडम तो आपने बता के कमाल ही कर दी सर, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपनी पोल खुद ही खोल दोगे। क्या कह रहे हो नालायक? अरे सर मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम सोचते थे कि इतने सारे लॉजिक कैसे पता लगते हैं, इसका रीजन कैसे पता लगता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम हो गया। चलो अभी तो लॉजिक आप बता दोगे, बट जिस दिन हम सीएस बनेंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं सर हमें सीएस बनने में। वेरी गुड यार, क्या एटीट्यूड है आपका, वेरी गुड, यही होना चाहिए। तो सर जिस दिन फिर हम सीएस बन जाएंगे तो सीएस बनने के बाद तो हम आपसे क्लास नहीं ले पाएंगे ना, हम आपसे अमेंडमेंट तो ले नहीं पाएंगे। और अगर मान लो कोई अमेंडमेंट आ गई टैक्स में, उसका हमें लॉजिक देखना है, उस लॉजिक को देखने के लिए हम क्या करेंगे? मेमोरेंडम पढ़ लेंगे। उस मेमोरेंडम में गवर्नमेंट सारे लॉजिक लिखती है, उससे हमें लॉजिक पता लग जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। फिर एक अमेंडमेंट एक्ट होता है सर, ये ऑर्डिनेंस होता है। कई बार बजट में चेंजेस आते हैं, उसके बाद ना और चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, और उस चेंजेस के लिए या तो नोटिफिकेशंस आती हैं या अमेंडमेंट एक्ट आता है, जैसे इस बार आया है। तो सर हमारे लिए पता है, हमारे लिए बड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि एक तो हमें फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ना है, एक हमें ऑर्डिनेंस 2020 पढ़ना है, और एक हमें नोटिफिकेशन और सर्कुलर
जो 31 दिसंबर तक आएंगे वो भी हमारे एग्जाम में पढ़ने हैं। यस, ये तीनों चीजें आपके एग्जाम में आएंगी जो हम क्लास में सारी कवर करेंगे। उसके बाद टैक्स प्लानिंग बताओ जी, आप बताओ, ये सामने गर्ल बैठी है। यस, आप बताओ जी। सर टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि टैक्स कम होता है उससे। टैक्स कम करने के कई तरीके होते हैं, बट इस तरीके में ना गवर्नमेंट खुद हमें कहती है एग्जम्पशन ले लो, डिडक्शन ले लो, उसको यूज करके सर हम टैक्स कम करते हैं सर। तो इसमें ना जैसे आपने हमें एग्जांपल दिया था कि पापा से आपने पूछा, मतलब उस बच्चे के पापा से पूछा LIC कराई है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो ऐसे कई सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो अगर वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा, और इसको ही हम प्लानिंग बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला बच्चा जो आपके पीछे ही बैठा है, यस आप बताओ जी, अवॉइडेंस का मतलब क्या है? अरे यार मेरा नंबर कहाँ से आ गया, मैं तो पीछे छुपा हुआ था, मैं पीछे छुपा हुआ था यार, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, नालायक। बताओ फटाफट, अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है सर? अवॉइडेंस, अवॉइड नहीं पता सर, क्या कर रहे थे इतनी देर की जो हमारी 1-1.5 घंटे क्लास हो चुकी है? क्या कर रहे थे इसके अंदर? आपको क्या लग रहा है मुझे गुस्सा नहीं आता? अब यार हमारी पहली क्लास है, आगे जाके आपको बताऊंगा, मेरे यहाँ पे लाल कलर के सींग खड़े हो जाते हैं नालायक जब मुझे गुस्सा आ गया। तो जब मेरे सींग खड़े हो जाएं समझ लेना मुझे गुस्सा आ गया, अभी नहीं आया मुझे। नालायक बैठो, पहली क्लास है, साथ वाले को बताओ जी। हाँ जी, अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? सर अवॉइडेंस एक टैक्स कम करने का तरीका होता है, उसमें टैक्स कम किया जाता है। अवॉइडेंस में क्या होता है, लो में एक कई बार कमी रह जाती है, उस कमी को यूज करके फिर लोग टैक्स कम करते हैं, और वो कमियां कई तरह की हो सकती हैं। क्या कर रहे हो? वो सुना रहे हो मेरे को जो बचपन में जो सुनाते थे स्टोरी? चलो चलो, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सुना रहे हो। सर अवॉइडेंस में ना फिर जैसे आपने हमें बताया कि कई बार हम मदर फादर को इनकम ट्रांसफर करते हैं, उससे हमारा टैक्स कम हो जाता है। तो ऐसे ही लॉ में कई सारी कमियां हैं जो आप हमें आगे जाके बताओगे, उस कमी को यूज करके अगर हम टैक्स कम करेंगे तो अवॉइडेंस में कवर हो जाएगा। मेरे लाल, मेरे ग्रीन कलर के बच्चे, वेरी गुड। बैठो, लास्ट बच्चा एक जो साथ आपके बैठा है, इवेजन के बारे में बताओ सर। इवेजन एक चोरी हुआ है, इवेजन एक चोरी हुआ है, वो चोरी का मतलब ये हुआ है कि हम लो को ब्रेक कर देते हैं सर। और लो को ब्रेक कैसे कर देते हैं कि जैसे मान लो पर्सनल खर्चे को हम बिजनेस में डेबिट कर लेते हैं, और कई बार हम खर्चे ज्यादा दिखा दें ताकि हमारे प्रॉफिट कम आ सकते हैं, और हाँ कई बार हम सेल भी कम दिखा देते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट कम आ जाए। सर सिंपल सी बात ये है कि अगर हम प्रॉफिट कम करना चाहें और उसमें हम लीगल तरीका ना यूज करके इलीगल तरीका यूज करें तो वो इवेजन में कवर हो जावे। मेरे हरियाणा में छोरे बैठ जा, हमारी छोरियां छोरों से कम है के? ठीक है, बच्चे कह रहे मैं तो छोरा हूं, हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, बैठ नालायक। चलो, मैनेजमेंट का मतलब तो चलो मैं बताता हूं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर टैक्स के सारे कंप्लाइंस अगर आपने सही टाइम पे पूरे किए तो उसको हम बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। ये टर्म्स आपकी होती है। अभी तो देखो, अच्छा चलो इधर देखना ध्यान से एक बार। अमेंडमेंट सारी आपको बता दी, इसकी नोटिंग आपने कर ली होगी। एक छोटी सी बात और देख लो, तीसरी, आपको बुक्स कैसे कैसे मिलेंगी। कई बच्चों को बुक्स का बड़ा शौक होता है, चाहे वो बुक घर में पड़ी रहे चाहे उसमें मिट्टी चढ़ती रहे, बस बच्चा कहता है बुक्स हमें दे दो, बुक्स हमें दे दो। अब सुनो ध्यान से, पहली बात तो आपको बुक्स जरूर मिलेंगी, बट मेरी क्लास में आपको ना बुक्स कम पढ़ने को मिलेंगी, नोट्स हम बहुत बढ़िया बनाएंगे। बुक से ही नोट्स बनाऊंगा, बट जो बुक्स में बेयर लो होगा ना, एक बेयर एक्ट होता है जो बेयर लो, जो लो की लीगल लैंग्वेज होती है, उसको सिंपल लैंग्वेज में डायग्राफ फॉर्म में ना इतने बढ़िया बढ़िया समरी डायग्राम बना दूंगा ना, आप याद करोगे कि मैंने कुछ डायग्राम बनाए थे। तो मेरी क्लास में इतनी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स अपने पास रखना, जब फर्स्ट रिवीजन करनी होगी साथ में बुक खोल लेना। आपको 100% बातें बुक्स में सारी यहां पे खोल के दिखाऊंगा। बुक्स हम क्लास में ही पढ़ेंगे, बेयर लो हम क्लास में ही पढ़ेंगे, लीगल लैंग्वेज हम क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसका एनालिसिस लिखेंगे। आपको घर में अलग से बुक पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि सारी बुक मैं यहां पे खोल दूंगा। अब बुक में 2 डिटेल बुक आपको मिलेंगी हार्ड कॉपी, एक तो इनकम टैक्स की मिलेगी और एक जीएसटी की मिलेगी, जो आपके पास नवंबर के फर्स्ट वीक से डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में डाल रहा हूं। इस बार बैच हमारा जल्दी स्टार्ट हो गया, तो पूरी बुक अभी कंप्लीट तैयार नहीं है, बट होने वाली है। ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुके हैं, कुछ चैप्टर पेंडिंग है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स आपको साइड बाय साइड साथ मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा एमसीक्यूज वाला, वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेगा, वो हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। रीजन बिंग, उसका रीजन क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज काफी सारे होते हैं। ठीक है जी, उसमें एमसीक्यूज में प्रैक्टिस काफी सारी करनी होती है। तो मैं चाहता हूं कभी आप मोबाइल में कभी ट्रेवलिंग कर रहे हो, ठीक है, कभी लैपटॉप कहीं लेके जा रहे हो, तो वो आपके पीडीएफ फॉर्म में साथ ही हो। ओपन पीडीएफ दे दूंगा मैं, ओपन पीडीएफ, उसको प्रिंटेबल प्रिंट भी करवा सकते हो। और बोलो, ठीक है, पूरे इंडिया की सीएस की फैमिली दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी होंगे, मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, बट उसका ओपन पीडीएफ आपको मिलेगा। और एक कस्टम के नोट्स होंगे 30 से 40 पेज के। वो इतनी पतली सी बुक तो नहीं होगी, या तो मैं जीएसटी के साथ ही अटैच कर दूंगा या मैं अलग से पीडीएफ आपको दे दूंगा। मॉक टेस्ट, टेस्ट पेपर अलग से मैं आपके लूंगा, हर चैप्टर वाइज लूंगा। तो मेनली आपके पास एक तरह की 4 बुक्स होंगी, 4, जो आपकी 2 तो होंगी हार्ड कॉपी, मतलब पीडीएफ फॉर्म में नहीं होंगी, जो आपके पास घर में आएंगी, और 2 आपकी होंगी पीडीएफ फॉर्म के अंदर, जिसमें क्वेश्चन बैंक भी होगा, कस्टम भी होगा, जीएसटी भी होगा, इनकम टैक्स भी होगा, और क्लास में कई सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरह के। हर चैप्टर के बाद मैं आपके टेस्ट लूंगा, मॉक टेस्ट लूंगा। डाउट सेशन कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया जी। तो आज हमने कुछ भी नहीं किया, मेनली 3 बातें की हैं। सिलेबस में क्या क्या है, लो जी ऐसा करो, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट फटाफट से। अब ऐसा करते हैं, 5 मिनट सीधे बैठ जाओ। बच्चा कह रहा है आपकी फोटो आ गई, यस। 5 मिनट सीधे बैठ जाओ। मुझे बताओ आपके सिलेबस में टैक्स कौन कौन से कवर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन सा, इनकम टैक्स जो हमारे एग्जाम में 50 नंबर का आएगा। इनडायरेक्ट में कौन सा है, जीएसटी और कस्टम। जीएसटी कितने नंबर का आएगा, 45 नंबर का। कस्टम कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ये हमारे सिलेबस में, और सारा पेपर हमारा एमसीक्यूज बेस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है वो भी हम देख लेंगे। सारी बातें हमें समझनी है, सिर्फ आज हमें ये पता लगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या। दूसरी बात, अमेंडमेंट हमें कौन सी करनी है। अमेंडमेंट हमें फाइनेंस एक्ट 21 वाली नहीं करनी, फाइनेंस एक्ट 20 वाली करनी है। और एक अमेंडमेंट एक्ट अभी ऑर्डिनेंस आया है 29 सितंबर को, उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं, वो हमें करनी है। नोटिफिकेशन करनी है 31 दिसंबर तक की, तो ये अमेंडमेंट करनी है। इसके अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी सर हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, ये हमने सीख लिया, और अफवाह फैलाने वाले बच्चों को भी हम बता देंगे। और फिर तीसरी बात मैंने आपको बुक्स के बारे में बोल दी, 2 हार्ड कॉपी मिलेंगी, 2 पीडीएफ मिलेंगी। फिर मैंने कई टर्म्स आपको समझाई, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इवेजन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस बिल में क्या फर्क है, फाइनेंस एक्ट में क्या फर्क है, मेमोरेंडम क्या होता है, और अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। ये सारी बातें मैंने क्लास में बताई है। फिर जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हमने क्लियर की है। तो आज हमने बस यही बातें क्लियर की हैं। आपको मैं एक बार थोड़ी ना बुक की झलक दिखा ही दूं, नेक्स्ट क्लास में सस्पेंस। नींद नहीं आएगी आपको आज, सर क्या कराओगे नेक्स्ट क्लास में। एक ऐसी चीज बताऊंगा कि अगर आपके फादर की 10 लाख तक भी इनकम है तो आपके फादर का टैक्स मैं 0 कर दूंगा। मतलब कंसल्टेंसी सर, कंसल्टेंसी। आप अपने फादर को कल के बाद से ही बता सकते हो कि पापा देखो मैं टैक्स बढ़ रहा हूं, प्राउड फील करो अपने बेटे पर, बेटी पर, कि अब आपका बेटा आपको टेंशन नहीं लेने देगा, सारी टैक्स के डाउट जो होंगे ना अब मैं सोल्व करूंगा पापा। तो आपको मैं एक बार बुक की झलक दिखा रहा हूं। ये बुक आपको मिलेगी जी, फाइनेंस एक्ट 20 से फुली अमेंडेड होगी, सारी अमेंडमेंट्स के बीच में होंगी। ठीक है जी, आपके लिए रिलीवेंट है सीएस एग्जीक्यूटिव। अगर कोई दोस्त आपका सीएम में वाला, सीए वाला, वो भी यूज कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम जून 21 दिसंबर 21 दोनों के लिए बुक एप्लीकेबल है जी। उसके बाद अब देखो ये एडिशन अक्टूबर का है, इसी मंथ में आपकी बुक निकलेगी, रिवाइज पूरी होगी। और ये आपके चैप्टर हैं, ये आपके चैप्टर हैं जी सारे के सारे। ये देखो ये 1 से लेके 21 तक चैप्टर हैं, 22वें चैप्टर में अमेंडमेंट है सारी, 21 तक चैप्टर है। सिंगल सिंगल चैप्टर में कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी, क्या बातें हमें नई सीखने को मिलेंगी। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा लोग रिटर्न फाइल करते हैं, लोग टैक्स पे करते हैं। सर नए रेट आए हैं, नई दुनिया है सर टैक्स की, कौन सा रेट हम यूज करें। सर एक वर्ड सरचार्ज होता है, एक वर्ड सेस होता है। सर बिजनेस से लॉस हो गया आप क्या करें। सट्टे की इनकम है, लॉटरी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है। सर पापा को सैलरी मिलती है, सर पापा ने घर बेच दिया, पापा को सर किराया आ रहा है। सर एक टीडीएस वर्ड होता है, सर एक एडवांस टैक्स वर्ड होता है, सर इनकम डाइवर्ट कर दी। सारी बातें बताऊंगा, एक एक बात हम नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे। जितने चैप्टर इनकम टैक्स में है पूरा इनकम टैक्स नेक्स्ट क्लास में घुमा दूंगा कि देखो ये टैक्स है, अब आप मुझे बताओ इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। ठीक है जी, तो आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, पहली क्लास है, क्योंकि छोटा छोटा सा माइंड है ना, बच्चे को आदत नहीं है इतनी देर पढ़ने की। बच्चे ने क्लासेस ली हैं 40 45 मिनट की, बच्चा 2-2.5 घंटे भी कहां झेल पाएगा मुझे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2.5 घंटे एक ही चौकटा देखने को मिलेगा, बस यही। सर आप थोड़ी बीच में शक्ल नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग बन जाए। हाँ कर लूंगा, थोड़ी अपना बिंदी लिपस्टिक थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहूंगा नालायक को आपके लिए। और क्या, कभी डांस भी करके दिखा दूंगा, कभी ठुमके मार के दिखा दूंगा, आपके लिए पागल बनने को भी तैयार हो। सिंपल सी बात यह है, आपको समझ में आना चाहिए, बस आप मेरी टेंशन छोड़ दो। आप सिंपल सी बात यह है, ठीक है। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज जो हमने किया उसकी रिवीजन करो, ठीक है जी। ये क्लास मैं यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा, पहली 3
3 क्लास में यूट्यूब पे डालूंगा कि कुछ बच्चों का बेस क्लियर हो जाए और उनको पता लगे कि एक्चुअल में टैक्स होता क्या है, क्योंकि ना कई बच्चों को ये पता ही नहीं लगता। बट मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, आपके ब्लड से अगर मैंने 60 लेक्चर के बाद टैक्स ना निकाल दिया ना, इनकम टैक्स, तो आप मुझे बोल देना। जीएसटी के 40 लेक्चर तो लग गए, जीएसटी के 40 लेक्चर तो भी छोड़ दो, 60 लेक्चर इनकम टैक्स में आपके ना अंदर से इनकम टैक्स ना निकाल दिया, आप फिर मुझे बोल देना कि सर वाकई ही आज जो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है ना, हमें अब पता लगा कि ये वर्ल्ड होता है इनकम टैक्स का। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं है, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। अब आपके पास क्लास कब आएगी? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, 4 दिन के पूरे हफ्ते डेली क्लास नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल की भी रिकॉर्डिंग होती है, एग्जीक्यूटिव के पुराने बच्चों की भी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आपकी जो क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और हमारी संडे। आज हमारा वेडनेसडे है, आज क्लास देखो, फिर फ्राइडे को देखना, फिर संडे को देखना, फिर मंडे को देखना। कभी कभी 2 क्लास हो सकता है डेली आ जाए, वो मैं बता दूंगा कि आपके पास क्लास डेली कब आएंगी, अदरवाइज एक ही क्लास एक दिन में आपके पास आएगी। ठीक है, फुली अमेंडेड बैच है, दोस्तों को बता दो जिन्होंने लेना है अभी स्टार्ट कर दें, बाद में वेट मत करें, बाद में टाइम बीत जाएगा, बड़ी दिक्कत आएगी उनको। ठीक है जी, चलो ओके जी। और ध्यान रखना सबने जय हिंद बोलना जी, जो बच्चे मुझे यूट्यूब से जानते हैं सब जय हिंद बोलेंगे और खड़े होके बोलेंगे, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में सारे बच्चे मेरे खड़े हो जाते थे। अब मुझे नहीं पता आप खड़े होगे नहीं होगे, देश देख रहा है सामने, भगवान जी देख रहे हैं सामने, जिस भगवान को मानते हो वो देख रहे हैं, आपका खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जय हिंद मुझे अपने लिए नहीं बुलवाना, देश के उन जवानों के लिए बुलवाना है जो हमारी वहां बैठ के रक्षा करते हैं। उनका हम कर्ज तो अदा नहीं कर सकते, बट जय हिंद तो बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। बहुत मजा आया पहली क्लास में, आप मुझे जरूर फीडबैक देना आपको कैसा लगा। कुछ बातें सीखने को मिली, आज बहुत कम बातें सीखने को मिली होंगी, आज लगा होगा बातें हमने थोड़ी ज्यादा की हैं, बट सर यहीं से बेस बनेगा। धीरे 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 आपको सीढ़ी पर ले जाऊंगा, आप वहां जाके बोलोगे सर ये हमने टैक्स में सीखा है। यस, ठीक है, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, जय हिंद वंस अगेन। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, लव यू सो मच।